इस लड़के ने जादू पर काबू पाने की कोशिश की। इस दुनिया में जादूगरों का राज सबसे ऊपर है। जिनके पास जादू नहीं है, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऑस्कर एक जीनियस तलवारबाज था। फिर भी उसने कभी जादू नहीं जगाया। लेकिन कई साल पहले उसका पुनर्जन्म हुआ था। तब वो सिर्फ एक लड़का था। अब वो एक मिलिट्री जीनियस के रूप में एकेडमी में दाखिल होता है। फिर वो सभी स्टूडेंट्स को हरा देता है। एक बड़ा राक्षस जलते हुए शहर के ऊपर उड़ रहा है। वह हर जगह तबाही फैला रहा है। आग की लपटों के बीच लोग बेतहाशा भाग रहे हैं। वे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस जीव को देखकर एक जादूगर और एक योद्धा खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी एनर्जी को फोकस करते हुए जादूगर अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है। वो मैजिक सर्कल बुलाना चाहता है। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद वो एक बड़ी ताकत बाहर लाने के लिए खुद को तैयार करता है। फिर जैसे ही वो जीव उनकी ओर उड़ता है, उस पर कई हमले किए जाते हैं। हमले झेलने के बाद भी राक्षस नहीं रुकता। वो गुस्से में उन पर हमला करता रहता है। जादू पूरी ताकत से फटता है, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता। दूर से दूसरे जादूगर देखते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि हमला फेल हो गया है। फिर वो जीव जवाबी हमले की तैयारी में तेजी से गोता लगाता है। जैसे ही योद्धा आगे बढ़ता है, वो राक्षस के शरीर पर सीधा वार करता है, लेकिन उसकी तलवार सख्त शल्कों से टकराकर टूट जाती है। जब उसे अपनी नाकामी का एहसास होता है, तो वो उस जीव की जबरदस्त हिम्मत देखकर चौंक जाता है। बिना समय बर्बाद किए राक्षस उसके सामने ही हमला कर देता है। वो सीधे सामने से टकराता है और टक्कर से उड़ जाता है। गिरे हुए योद्धा को देखकर वो जवान आदमी इस मुश्किल हालात से घबरा जाता है। लेकिन उसी समय एक कुशल तलवारबाज सामने आता है। वो उस जीव का सामना करने के लिए प्रकट होता है। वो अपनी सपोर्ट टीम के साथ खड़ा होता है। फिर वो मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ाई के लिए खुद को तैयार करता है। वो नीचे से छलांग लगाता है, फिर टारगेट की छाती पर सटीक वार करता है। सीधे वार से वह जीव पीछे हट जाता है। फिर वो जोर से दहाड़ता है। उसका सटीक हमला राक्षस की आंख पर दिखता है। वार सीधे एक जरूरी जगह पर लगता है। सुरक्षित रूप से लैंड करने के बाद वो उस जीव की परछाई को गायब होते देखता है। लड़ाई के बाद वो बस मुड़ता है और अपनी तलवार म्यान में रख लेता है। अपनी पहचान बताते हुए उन्होंने कहा कि वो ऑस्कर हैं। उन्हें तलवार संत के नाम से जाना जाता है। बचे हुए लोग उसके चारों ओर खड़े हैं। वे उन्हें बचाने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। फिर वो उनसे कहता है कि बाकी काम वो उन पर छोड़ देगा। उनकी कॉल को अनदेखा करके वो मुड़ जाता है, फिर दूर जाने लगता है। एक पिता और बेटे के पास से गुजरते हुए उसे अपने अतीत का एक पल याद आता है। एक याद में एक छोटी लड़की कहती है कि जो वो देख रही है वो बहुत सुंदर है। फिर एक आदमी उसे समझाता है कि इसे ही जादू कहते हैं। एक छड़ी से उसने हवा में तैरते हुए अलग अलग कण बना दिए। सब कुछ होने के बावजूद उसका चेहरा अब भी दूर और सोच में डूबा हुआ दिखता है। उसकी ताकत देखकर एक परिवार उसके कामों की बहुत तारीफ करता है। उनकी यादों में एक छोटी लड़की वही नजारा हैरानी से देख रही थी। वो बिल्कुल उसी की तरह था। वो हर चीज को बड़ी मुस्कान के साथ देखता था। वो ताकतवर था, फिर भी उसके अंदर जादू की वही इच्छा थी। बचपन में वो अपने हाथों से छोटे छोटे मंत्र भी बना लेता था। सीन पहाड़ी इलाके में बदलता है। वहां उन्होंने अपनी रोज की ट्रेनिंग शुरू की। लकड़ी की तलवार पकड़कर वो एक और दोहराव के लिए तैयार हुआ। फिर उसने तलवार घुमाई और पूरी ताकत से हवा को चीरते हुए वार किया। दूर से दो नौजवान अपने मास्टर को मैदान के बीच अकेले ट्रेनिंग करते हुए देख रहे थे। वो पूछती है कि क्या वह हर दिन ट्रेनिंग करता है। वह युवक इसकी पुष्टि करता है। इतने सालों में उसके पैर उसी जगह जमीन में धंस गए हैं। उन्होंने बताया कि लगातार ट्रेनिंग की वजह से वो बड़ा गड्ढा बना। उन्हें अनदेखा करते हुए मास्टर बस मुड़ता है और अपनी तलवार उठा लेता है। छात्रा हैरानी भरे चेहरे के साथ उसे देख रही है। फिर वो पूछता है कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ स्क्रॉल क्या है। फिर उसे मैसेज याद आता है। वो तुरंत अपने मालिक को बुलाती है। उसकी ओर दौड़ते हुए वो बताती है कि राजधानी से एक पत्र आया है। वो लेटर पढ़ता है। उसे दिखता है कि उसका स्टूडेंट पूछ रहा है कि क्या ये बुरी खबर है। उनका कहना है कि ये एक मेडल है।
वे शिकायत करते हैं कि उन्हें अपना शेड्यूल चेक कर लेना चाहिए था। वो हंसते हुए कहती है कि उनकी उपलब्धियों के आधार पर उन्हें एक ऊंचा पद मिल सकता है। गुटबाजी की शिकायत करते हुए वे कहते हैं कि वो ऐसी जगह पर अच्छी ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। फिर छात्र कहता है कि उसे तलवार से बहुत लगाव है। एक तरफ देखते हुए वो उसी बात के बारे में सोचता हुआ लगता है जो उसने अभी कही थी। हल्की मुस्कान के साथ वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उन्हें इसमें इतना मजा नहीं आता। अपने अतीत का खुलासा करते हुए वो कहता है कि उसने अपने पिता के आदेश पर तलवार चुनी थी। ये बात सुनकर स्टूडेंट पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने अपनी मर्जी से तलवारबाज का रास्ता नहीं चुना था। उसे देखते हुए वो कहता है कि उसे उससे जलन होती है। उसके अनुसार उसमें तलवार चलाने का टैलेंट है। वो कहती हैं कि वो अपनी इच्छा से अकादमी में शामिल हुई थी, लेकिन अब उन्हें डर लग रहा है। वो अपने कपड़े कसकर पकड़ती है। इससे साफ दिखता है कि वो इस स्थिति से बहुत घबराई हुई है। ये बताया जाता है कि जादूगर और तलवारबाज अपनी शक्ति के लिए अलग-अलग सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। दो अलग-अलग एनर्जी के मिलते ही यूजर का शरीर पूरी तरह खराब हो जाता है। इसी वजह से दोनों रास्तों के बीच किया गया चुनाव उसके पूरे जीवन को परिभाषित करता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो अपने युवा प्रशिक्षु को शांत करने की कोशिश करता है। फिर वो सलाह देता है कि अगर वो परेशान है तो उसे बस अपनी तलवार चलानी चाहिए। वो मुस्कुराकर कहती है कि वो समझ गई है। फिर सलाह के लिए अपने मालिक को धन्यवाद देती है। बाद में वो अपने बिस्तर पर लेटा रहता है। मालिक अपने कमरे में अकेले आराम करता है। फिर वो सोचता है कि उसे अपने शिष्य से ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी बातें याद करते हुए उसे समझ आता है कि वो उसके टैलेंट से जलती है। अपने हाथ को देखकर वो सोचता है कि जादू का टैलेंट होना कैसा होता होगा। फिर वो अपनी दी हुई सलाह दोहराता है। वो खुद से कहता है, बस तलवार चलाओ। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो अपनी आंखें खोल देता है। घर के बाहर बगल की ओर देखते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जलते हुए घर को देखकर जादूगरों का एक ग्रुप दूर से नजर रखता है। ग्रुप को लीड करते हुए उनमें से एक के हाथ में डंडा है। वो लड़ाई के लिए तैयार है। जब वे बात कर रहे थे तब एक जादूगर ने पूछा कि क्या उन्होंने उसे पकड़ लिया, लेकिन दूसरे ने कहा कि वो अपनी सावधानी कम न करे। मलबे से छलांग लगाते हुए मास्टर अचानक प्रकट होता है। उसे देखकर एक जादूगर हैरान रह जाता है। दुश्मनों की ओर दौड़ते हुए उसे एहसास होता है कि वे बहुत शक्तिशाली जादूगर हैं। फिर वो ये पहचानने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि उनमें उस रहस्यमयी ग्रुप का लीडर कौन है। आदेश देते हुए कमांड लीडर बाकी सभी जादूगरों से हमला करने की तैयारी करने को कहता है। अपनी तलवार पकड़े हुए मास्टर वहां सभी दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वार से बचते हुए वह हमलों के ऊपर से कूद जाता है। वो काउंटर अटैक करने की तैयारी करता है। पास पहुंचकर वो एक छिपे हुए जादूगर पर सीधा वार करता है। तभी उसे कुछ नजर आता है। उसका चेहरा हैरानी और चिंता से भर जाता है। लीडर स्टूडेंट को बंधक बना लेता है। फिर वो उसे धमकाता है और तलवार नीचे करने का आदेश देता है। वो लड़की बंधी हुई है और उसका मुंह बंद है। उसे बंधक बनाए जाने का डर है। वो पूछता है कि उनका मकसद क्या है। लीडर जवाब देता है कि मकसद उसकी जिंदगी है। वो उलझन में पड़ जाता है। वो कहता है कि उसे याद है उसने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से उससे इतनी नफरत की जाती थी। लीडर मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे लगा था उन्हें याद नहीं रहेगा। एक और जादूगर कहता है कि इतना टैलेंट होने के बाद भी वे उसके अस्तित्व को माफ नहीं कर सकते। कुछ भी समझ में नहीं आता। तब वो पूछता है कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। नेता कहता है कि उसे समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वहीं मरने वाला है। फिर वो अपने स्टूडेंट की ओर देखता है। उसका स्टूडेंट अभी भी बंधक है और चिल्ला रहा है। छात्रा अपने गुरु से कहती है कि वे उसकी जान की चिंता न करें। ये सुनकर वो पक्के इरादे से उसकी तरफ देखता है। तलवार हाथ में लेकर वो कहता है कि आखिरकार उसे पूरी स्थिति समझ में आ गई है। इस बदलाव से जादूगरों का लीडर हैरान रह जाता है। वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। वो चेतावनी देता है कि उनका प्लान फेल हो गया है। वो ये भी कहता है कि उन्हें अपनी शिष्या को कम नहीं आंकना चाहिए था। अपनी शिष्या को बंधक बनाए जादूगर
इस स्थिति से घबरा जाता है। वो वहीं खड़ा रहता है। फिर वो अपनी पीठ फेर लेता है क्योंकि बर्फ के टुकड़े उसकी ओर उड़ रहे होते हैं। तेज रफ्तार से बर्फ के गोले उसकी ओर बढ़ते हैं। वे उसे सीधे टक्कर मारने के लिए दौड़ रहे हैं। टक्कर के बाद वहां धुएं का एक बड़ा बादल उठता है। शुरू में लीडर कॉन्फिडेंट था, लेकिन जो हुआ उसे देखकर वो चौंक गया। लीडर उसकी हिम्मत से प्रभावित हो जाता है। वो लड़की की तारीफ करता है कि उसने इतना बड़ा रिस्क लिया। शरीर में छेद हो जाने के बाद भी मास्टर उसकी रक्षा करते हैं। वो कहते हैं कि तलवारबाज ऐसे ही होते हैं। अपने मास्टर को बुरी तरह घायल देखकर स्टूडेंट घबरा जाती है। वो तुरंत उनके पास दौड़ती है। ये मानकर कि वे जीत गए हैं, जादूगर वहां से चले जाते हैं। जाते जाते वे उसके बेकार टैलेंट की बात करते हैं। फिर वो पूछती है कि उसने उसके लिए इतना दुखी होकर ऐसा क्यों किया। मुस्कुराते हुए वो जवाब देता है कि वो भी उसकी तरह तलवारबाज है। वो रोते हुए कहती है कि वो उस लड़ाई में मरने के लिए भी तैयार थी। वो खुद को दोषी मानती है, लेकिन वो उसे बताता है कि ये उसकी गलती नहीं थी। इसे स्वीकार न कर पाने की वजह से छात्रा अपने गुरु को पकड़कर रोती रहती है। अपनी आखिरी ताकत से वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन कह नहीं पाता। उसे इस बात का अफसोस है कि वो उसकी रक्षा करने के लिए जादूगर नहीं बन सका। फिर वो मानता है कि वो इतने समय से हमेशा जादू का इस्तेमाल करना चाहता था। सच्चाई से भागने के लिए वो लगातार तलवार चलाता रहा। इतनी तारीफ के बावजूद वो अपना असली सपना कभी नहीं भूला। बचपन में जादू देखकर उन्हें जो खुशी मिली थी, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। आसमान की ओर हाथ बढ़ाते हुए वह खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। फिर वो उठता है। वह अपने हाथ को देखता है और पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। अपने सिर पर हाथ रखते ही उसे एहसास होता है कि उसे मर जाना चाहिए था। बैठकर वो इधर-उधर देखता है और सोचता है कि वो कहाँ है। नज़ारा देखते ही वो पहचान लेता है कि ये उसका बचपन का पुराना गांव है। अपनी मौत के समय भी वो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि वो इस जगह पर अभी भी जिंदा कैसे है। अपनी तलवार के पास उसे एक चिट्ठी मिलती है। वो सोचता है कि ये क्या है। लेटर खोलते ही वो अंदर लिखी बात पढ़कर पूरी तरह हैरान रह गया। इनविटेशन हाथ में लेकर वो देखता है कि वे किंगडम की दो सबसे बड़ी एकेडमी से आए हैं। 15 साल की उम्र में हर युवा को न्योता मिलता है। उसे या तो जादू की अकादमी में जाना होता है या तलवारबाजी में। चुनाव के बाद कैंडिडेट को लेटर एकेडमी के गेट पर ले जाना होगा। हाथ में चिट्ठी लिए वो अपने सामने अपनी परछाई देखता है। वो सोचने लगता है कि क्या वो सच में अतीत में लौट गया है। फिर उसे एहसास होता है कि वो तलवारबाज बनने से पहले 14वें नंबर पर है। जब कोई पास आता है तब भी वो जमीन पर झुका रहता है। उसे देखकर उसके पिता उसका नाम पुकारते हैं। फिर वे पूछते हैं कि वो वहां अकेला क्या कर रहा है। चौंक कर वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। फिर वो कहता है कि ये उसके पिता हैं। अपने पिता और बाकी लोगों को देखकर उसे एहसास होता है कि अगर वो वापस आ गया है तो उसके पिता जिंदा हैं। उसके पिता कहते हैं कि वो घमंडी दिखता है, वो अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दे रहा है। लड़का क्षितिज की ओर देखते हुए चुप रहता है। वो कुछ नहीं कहता। उस समय वो बस यही सोचता था, वो अपने पिता को जादू की अपनी इच्छा के बारे में कैसे बताएं। तलवारबाज होने के नाते उसके पिता कई शिष्यों को ट्रेनिंग देने के लिए जिम्मेदार थे। उनके बेटे होने के नाते उसने भी स्वाभाविक रूप से तलवार चलाना सीखना शुरू कर दिया। एक याद में वह उत्साह से दौड़ते हुए कहता है कि किसी ने उसे पहले जादू दिखाया था। बहुत खुशी के साथ वे बताते हैं कि जादू कितना चमकदार और सुंदर लग रहा था। उसके पिता गंभीर भाव से कहते थे कि जादू कमजोर लोगों के लिए एक तकनीक है। वो उसके कंधे पकड़कर आदेश देता है। वो कहता है कि उसके बेटे के रूप में उसे तलवार का इस्तेमाल करना होगा। वो तलवार छोड़ नहीं सका। जादू इस्तेमाल करने की इच्छा होने के बावजूद उसने प्रशिक्षण जारी रखा। वो वर्तमान में लौटता है। फिर वो खड़ा होता है और पक्के इरादे के साथ अपने भविष्य का सामना करता है। तलवार को कसकर पकड़े हुए वो सोचता है कि वो इस अंत से तंग आ चुका है। पक्का इरादा करके वो कहता है कि इस जिंदगी में वो उसी रास्ते पर चलेगा जिस पर वो सच में चलना चाहता है। उसके पिता फिर पूछते हैं कि वो अपनी ट्रेनिंग को नजरअंदाज क्यों कर रहा था। वो चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर जवाब देता है,
वो कहता है कि वो पहले ही तलवार के साथ पूरी जिंदगी बिता चुका है। जवाब सुनकर उसके पिता हैरान रह जाते हैं। वे चुपचाप उसे देखते रहते हैं। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसके आसपास कई एनर्जी तलवारें प्रकट हो जाती हैं। उसका एक आदमी दबाव महसूस करता है। ताकत के असर से वो पीछे हट जाता है। बाकी दो जमीन पर गिर जाते हैं। वे उसके छोड़े हुए फोर्स को झेल नहीं पाते। इतनी ताकत होने के बाद भी लड़का अपने पिता के सामने शांत खड़ा रहता है। हैरान होकर उनमें से एक आदमी सोचता है कि वो इतना शांत कैसे हो सकता है। दबाव को नजरअंदाज करते हुए वह मजबूती से खड़ा रहता है। वो बिना पीछे हटे अपने पिता की ओर देखता रहता है। उसके पिता उसे देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका बेटा सिर्फ खेल नहीं रहा था। उन्होंने इस टेक्निक को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अब ये साफ लग रहा है कि वो सिर्फ मजाक नहीं कर रहे थे। पास आकर वो अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखता है। फिर उसकी ताकत को स्वीकार करता है। फिर वो कहता है कि एक दिन वो अपना गिल्ड उसे सौंप सकेगा। यह देखकर दूसरे आदमी उस जवान लड़के को जलन से देखने लगे। हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पिता मुड़ते हैं और दूर जाने लगते हैं। अपने पिता के बारे में सोचते हुए वह वहीं खड़ा उस पल को याद करता है। उनकी ओर दौड़ते हुए वह अपने पिता को पीछे से पूरी ताकत से गले लगा लेता है। दो आदमी उसे घेर लेते हैं। वे कहते हैं कि वे उसे फिर से देखने के लिए उत्सुक हैं। मुस्कुराते हुए उनमें से एक उसे तलवार चलाना सिखाने का ऑफर देता है। पुरानी बातें याद करके उसे एहसास होता है कि वे लोग पहले भी वहां आ चुके थे। वे उसके ट्रेनिंग पार्टनर थे। वे हमेशा अपने पिता के कहने पर उनसे लड़ता था, लेकिन अपनी एनर्जी जगाने के बाद भी वे हमेशा उसे एक तरफ छोड़ देते थे। मौका मिलते ही वे अपना गुस्सा उस पर निकालते थे। वे उसे सिखाने का सिर्फ नाटक करते थे। वर्तमान में लौटकर वह उसी आदमी के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करता है। उसे जल्दी करने के लिए कहकर वह आदमी अपनी एनर्जी लकड़ी की तलवार में डालता है। उस एनर्जी की मौजूदगी ने एक पावर गैप पैदा कर दिया। उसकी टेक्निक उस गैप को दूर नहीं कर सकी। चुनौती को अनदेखा करके वो मुड़ जाता है। फिर नदी की ओर चलना शुरू कर देता है, अपनी तलवार पकड़े हुए। वह अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके लिए शुक्रगुजार है। यह देखकर वह आदमी पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे उसका अजीब व्यवहार समझ नहीं आता। वो तलवार को पानी में डाल देता है। इससे उसका दुश्मन हैरान रह जाता है। वो इस हरकत से लड़खड़ा जाता है। बाकी लोग उसे कायर कहकर चिल्लाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या वो लड़ाई से भागने का प्लान बना रहा है। गुस्से में वो आदमी उसे बेइज्जत कहता है। फिर हमला करने की तैयारी करता है। वो उन सब की तरफ पीठ करके खड़ा रहता है। उसका चेहरा क्षितिज की ओर होता है। वो उनके तानों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। वो मुस्कुराकर कहता है कि वो जादूगर बनेगा। वो अब तलवार का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो चिल्लाकर कहता है कि वो आसानी से नहीं जाएगा। फिर वो अपनी लकड़ी की तलवार लेकर आगे बढ़ता है। हमले को देखकर वह अपने पुराने ट्रेनिंग पार्टनर की हरकतों का एनालिसिस करता है। उसके दुश्मन ने तलवार की एनर्जी से अपने पूरे शरीर को मजबूत कर लिया, लेकिन उसने बैरियर की मदद से उसका वार आसानी से रोक दिया। यह देखकर उसका दुश्मन चौंक गया। फिर वो कहता है कि उसे हराने के लिए ये काफी नहीं है। गुस्से में दुश्मन दांत पीसता है। वह उकसावे में आने से इनकार कर देता है। गुस्से में हमला करते हुए वो कई वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हर वार चूक जाता है। तब उसे एहसास होता है कि वो लड़ने की अपनी पुरानी आदत में लौट गया है। वो ऐसे लड़ रहा था जैसे ये कोई ट्रेनिंग सेशन हो। गुस्से में वो चिल्लाता है। वो पूछता है कि वो एक भी हिट क्यों नहीं कर पा रहा है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी करता है। एक तेज चाल से वो आसानी से अपने विरोधी को गिरा देता है। फिर वो तलवार पर पैर रखता है और ऐसा वार करता है कि उसका विरोधी जमीन पर जा गिरता है। जमीन पर पड़ा दुश्मन गुस्से में चिल्लाता है। वो उसे कमीना कहता है। उसके सामने खड़ा होकर वह आखिरी वार करने की तैयारी करता है। फिर वो पूछता है कि वो बिना हथियार वाले विरोधी के खिलाफ अपना फायदा क्यों छोड़ेगा। पीछे मुड़कर वो देखता है कि दूसरे लोग गुस्से में आए दुश्मन को रोके हुए हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे लगता है कि इससे उसका कॉम्पिटिटर कुछ समय के लिए दूर रहेगा। अतीत को याद करते हुए वह सोचता है कि उसके पिता ने उसकी ऊर्जा को जबरदस्ती कैसे जगाया था।
उसी गलती से बचने के लिए वो तय करता है कि पहले जादू सीखेगा। वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। वो जंगल के बीच से गुजरने वाली सड़क पर अकेला चलता है। चलते हुए वो अपना पसीना पोंछता है। वो इधर-उधर देखकर पक्का करता है कि वहां कोई नहीं है। एक चट्टान के सामने रुककर उसे लगता है कि कोई उसे देख नहीं पाएगा। एक याद में एक जादूगर उससे पूछता है कि वो जादू का इस्तेमाल कैसे करता है। वो बताते हैं कि तलवारबाज अपने शरीर या अपनी तलवारों को बेहतर बनाने के लिए एनर्जी को रिफाइन करते हैं। ध्यान से सुनते हुए जादूगर उसकी बात जिज्ञासा से सुनता है। बगीचे में एक पेड़ के पास बैठकर वो एक उदाहरण देने की तैयारी करती है। फिर वो पानी का डिब्बा उठाती है। वो उसके बगल में जमीन पर रखा था। वो कहती हैं कि उनके लिए जादू का इस्तेमाल करना वैसा है जैसे पौधों को पानी के कैन से पानी देना। समझ में न आने पर वो पूछता है कि उसका क्या मतलब था। तब वो बताती है कि माना सर्किट में घूमता है और फिर एक जादुई फॉर्मूले में डाला जाता है। जैसे ही जादू एक्टिवेट होता है, उसके आसपास के फूल खिलने लगते हैं। वर्तमान में लौटकर वो शांति से ध्यान करने के लिए एक चट्टान पर बैठता है। जादूगर को याद करते हुए उसे याद आता है कि उसके चारों ओर की हवा माना से भरी हुई है। चट्टान पर बैठकर वो आसमान की ओर देखता है। वो प्रकृति पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है। आंखें बंद करके उसे लगता है कि वो अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों से मन को खींच सकता है। आखिरकार एक तलवारबाज के तौर पर उसने अपनी पांचों इंद्रियों को उनकी सीमा तक ट्रेन किया था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो मन के बहाव को महसूस करने के लिए तैयार हो जाता है। वो प्रकृति के बहाव को महसूस कर सकता है। वह पक्षियों, पानी और मछलियों की मौजूदगी भी महसूस कर सकता है। जैसे ही उसने एक आंख खोली, उसे आखिरकार कुछ समझ में आया। तभी माना दिखाई देने लगता है। वो उसके चारों ओर और पूरे जंगल में बह रहा होता है। यह देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। आखिरकार जादुई एनर्जी देखकर वो हैरान रह जाता है। खुशी से वो कहता है कि उसने ये कर दिखाया है। अब उसे ये सब अपने भीतर सोखना है। लेकिन उसे एहसास होता है कि उसे ये करना नहीं आता। शोर सुनकर वह जल्दी से आवाज की दिशा में मुड़ जाता है। जमीन पर कूदकर वो देखता है कि उसके ठीक बगल वाली चट्टान पर कुछ टकराया है। मन को महसूस करते हुए उसे लगता है कि इस जगह में कुछ बहुत अजीब है। वो उठता है। फिर वह उस रहस्यमयी एनर्जी की ओर जाने का फैसला करता है जिसे उसने महसूस किया था। जंगल में आगे बढ़ते हुए वो शक्ति के स्रोत के और करीब पहुंचता जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि उसे किसी भी जीवित प्राणी की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही है। लेकिन अचानक वो खुद को जमीन पर गिरा लेता है। वो हमले से बचना चाहता है। जैसे ही धूल उड़ती है, वह अचानक हुए हमले की ताकत से चौंक जाता है। आगे देखने पर वह खुद को एक बड़े पत्थर के गोलेम के सामने पाता है। फिर वो सोचता है कि ऐसी चीज इतनी सुनसान जगह पर क्यों होगी। तभी वो देखता है कि कोई और आसमान से गिरकर उसके सामने आ रहा है। फिर एक महिला गोलेम के सिर पर बैठती है और नीचे देखती है। वो उसे हाथ हिलाते हुए देखती है। फिर वो पूछती है कि वो उसकी प्राइवेट वर्कशॉप में क्या कर रहा है। वो धमकी भरी नजरों से पूछती है कि क्या वो उसकी रिसर्च के पीछे पड़ा है। फिर वो उसे चेतावनी देती है। वह कहती है कि मुंह खोलने से पहले ध्यान से सोच लें। उसके सामने खड़ी रहस्यमयी औरत उसे बड़े शक से देख रही है। अफवाहों को याद करते हुए उन्हें जमे हुए उत्तर की एक हीरोइन याद आती है। वो एक गोलेम को कमांड कर सकती थी। अकेले ही वो सैनिकों की एक सेना के बराबर थी। क्रिएशन मेज के नाम से मशहूर उसका नाम फियरसम इसाबेल था। अब वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उससे ऐसी हालत में मिलेगा। वो अपनी गद्दी पर बैठी है। वह तुरंत जानना चाहती है कि वो किस गुट से है। फिर वो अपनी छड़ी की ओर इशारा करती है। वो उसके खिलाफ जादू इस्तेमाल करने की तैयारी करती है। जमीन पर एक बड़ा जादुई घेरा बन जाता है। वो उसे पूरी तरह अपनी जगह पर फंसा देता है। हताश होकर वह उसे रुकने के लिए चिल्लाता है। वह हमला रुकवाना चाहता है। उनका कहना है कि उन्होंने पकड़े जाने का विरोध नहीं किया। उनके अनुसार वे उनके दुश्मन नहीं हैं। ऐसा लगता है कि वो फैसला लेने से पहले उसकी बातों पर सोचती है। वो खड़ी होती है, फिर एक मंत्र तैयार करती है और उस अनाम जादूगर को अलविदा कहती है। चिल्लाते हुए वो उसे चेतावनी देता है। वो कहता है कि वो असली जादूगर भी नहीं है।
ये देखकर वो हैरान रह जाती है। वो अपना हमला रोक देती है और जंजीर से बंधे लड़के को घूरने लगती है। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि ये बहाना बहुत बेकार है। उसके सिर पर हाथ रखकर वो एक अनजान जादू का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। उसकी आंखें चमक रही थी। वो अपनी खोज से हैरान थी। फिर उसे एहसास होता है कि उसके सर्किट से कोई मना नहीं बह रहा है। अब एक कमरे में वो कहती है कि आखिरकार वो उसकी स्थिति समझ गई है। चाय की चुस्की लेते हुए वो उसे बताती है कि वो माफी मांगने का कोई प्लान नहीं कर रही है। फिर वो शिकायत करती है कि वो पहले से ही अपने आसपास के सभी लोगों के लिए टारगेट बनी हुई है। हैरान होकर वो पूछता है कि क्या वो सच में मैजिक एकेडमी में प्रोफेसर है। उन्हें लगता है कि अकादमी में उनसे सीखने का ये उनका मौका है। एक और घूंट लेते हुए वह उसे नफरत भरी नजरों से घूरती है। वो खड़ा होता है। फिर वो एक बहुत जरूरी रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार होता है। उम्मीद से भरकर वो उससे मन को प्रकट करना सिखाने के लिए कहता है। वो रूखेपन से मना कर देती है। वो कहती है कि उसे बिना टैलेंट वाले लूजर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो उससे कहती है कि वो अपना ड्रिंक खत्म करे। इसके बाद वो बस वहां से चला जाए। अपनी मौत को याद करके वो फिर से उस किस्मत को मानने से इनकार कर देता है। वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसके ऑर्डर को नजरअंदाज करके वो बस पूछता है कि क्या उसे एक और कप चाय मिल सकती है। फिर वो सोचता है कि उसे मदद के लिए मनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वो अपनी खास नजर का इस्तेमाल करता है। इससे वो अपने आसपास के मन को एनालाइज कर पाता है। फिर उसे उसके गोलेम के अंदर एनर्जी फ्लो में एक कमी नजर आती है। वो गोलेम की ओर इशारा करता है। फिर वो चेतावनी देता है कि ये जीव अजीब हरकतें कर रहा है। अचानक गोलेम हिलने लगता है। उसका चायदानी पर से कंट्रोल छूट जाता है। फिर गोलेम उसके सिर पर वार करता है। इससे सारा गर्म लिक्विड गिर जाता है। परेशान होकर वो खड़ा हो जाता है। फिर उसका नाम चिल्लाते हुए मदद के लिए दौड़ पड़ता है। वे बताते हैं कि गोलेम के दाहिने कंधे के सर्किट जाम हो गए हैं। गोलेम के कंधे की एनर्जी खत्म होने लगती है। इससे उसकी बात कंफर्म हो जाती है। वो प्रभावित हो जाती है। वो सोचती है कि उसे कैसे पता चला कि उसका गोलेम खराब हो गया था। उसका हाथ कसकर पकड़कर वो जानना चाहती है कि उसे ये कैसे पता चला। फिर वो पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि गोलेम का कंधा टूट गया था। वो जवाब देता है कि गोलेम का माना फ्लो उसे पूरी तरह अजीब लगा। फिर उसे याद आता है कि माना दिखाई नहीं देता। उसे देखकर वो बस ये पक्का करता है कि वो माना का फ्लो देख सकता है। वो कहती है कि अब वो समझती है कि उसने उसकी बाधा इतनी आसानी से कैसे तोड़ी। फिर वो सोचता है कि क्या इसकी वजह उसके तलवारबाज के अनुभव थे। अपने दुश्मन को याद करके वो समझती है कि उसमें भी वही टैलेंट था। फिर उसे एहसास होता है कि यही वो टैलेंट था जिससे उसके दुश्मन जलते थे। इसी वजह से उसे बहुत कोशिश करनी पड़ी। उसका नाम सुनकर वो नए एक्सप्रेशन के साथ फिर उसका सामना करती है। वो मुस्कुराती है। आखिरकार वो उसे माना का इस्तेमाल करना सिखाने के लिए मान जाती है। वो साफ तौर पर सरप्राइज्ड होता है। वो कहता है कि उसने अभी-अभी उससे साफ कहा था कि वो मदद नहीं करेगी। उसका हाथ थामकर वो कहती है कि उसने अब उसकी दिलचस्पी जगा दी है। उसके जवाब से खुश होकर वह बड़ी मुस्कान के साथ प्रपोजल स्वीकार कर लेता है। हाथ मिलाते हुए उन्होंने आखिरकार उसकी ट्रेनिंग के लिए डील पक्की कर ली। पाठ समझाते हुए वो कहती हैं कि माना पहले से ही शरीर द्वारा स्वाभाविक रूप से अवशोषित हो जाता है। फिर वो पूछता है कि सर्किट में माना को फ्लो कराने के लिए उसे क्या करना होगा। वो दिखाती है कि माना तभी बहता है जब कोई मैजिक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइंग समझ में नहीं आने पर वो पूछता है, ये अजीब फॉर्मूला क्या है। उसे एक स्क्रॉल दिखाते हुए वो कहती है कि ये मंत्र एकेडमी के नए छात्रों को दिया जाता है। वो उत्साहित होकर पूछता है कि ये कैसा जादू है, लेकिन वो कहती है कि ये एक सरप्राइज है। वो उसे निर्देश देती है कि वो शक्ति के घूमने को महसूस करे। फिर वो उसे जादुई फॉर्मूले में डाले। बड़ी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा कि वो पूरी ताकत से कोशिश करेंगे। फिर वो सोचती है कि इस काम को पूरा करने में आमतौर पर कम से कम 1 महीना लगता है, लेकिन वो ये भी मानती है कि अगर उसका टैलेंट असली है तो चीजें अलग हो सकती हैं। शायद वो ये सब सिर्फ आधे महीने की ट्रेनिंग में कर सकता है। उसकी बातें याद करके वो अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने के लिए तैयार हो जाता है।
वो समझता है कि ये उसकी एनर्जी को बेहतर बनाने जैसा है। उसे बस अपने अंदर फोकस करना है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो ध्यान लगाना शुरू करता है ताकि वो ऊर्जा को महसूस कर सके। अंदर ही अंदर वो अपने मन को समझने की कोशिश करता है। हल्की सी मुस्कान के साथ आखिरकार उसे वो मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था। जैसे ही हाथ स्क्रॉल पर रखा जाता है, एक बैंगनी जादुई घेरा बनना शुरू हो जाता है। आंखें खोलते ही उसे एहसास होता है कि वो शुरू से ही सही थी। स्क्रॉल को देखते हुए वो समझता है कि माना वही था। माना में महारत हासिल करना ऐसे है जैसे कोई नए पैरों से चलना सीख रहा हो। कोई भी चलना सीखकर पैदा नहीं होता। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए गिरना और फिर उठना पड़ता है। वो पूरी तरह हैरान होकर वहीं खड़ी रह जाती है। वह देखती है कि अभी क्या हुआ। दुनिया के सबसे बड़े जादूगरों को भी माना का इस्तेमाल सीखने में समय लगता है। वो आसमान की ओर देखता है। वो अपने बनाए हुए अलग अलग एनर्जी पार्टिकल्स को देखता है। वो धीरे धीरे पास आती है। फिर भी उसे यकीन नहीं होता कि वो क्या देख रही है। उसे यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि उसने पहली कोशिश में ही इसमें महारत हासिल कर ली। उनकी बातचीत को याद करते हुए उसे गोलेम के बारे में उसका दिया हुआ जवाब याद आता है। फिर वो सोचती है कि क्या ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो माना को देख सकता है। लेकिन वजह जो भी हो, वो उस लड़के के बारे में एक बात को लेकर पूरी तरह पक्की है। एक बात पक्की थी, उसमें जादू का शानदार टैलेंट था। नतीजा देखकर उसे आखिरकार समझ में आया कि ये सच में जादू था। बड़ी मुस्कान के साथ वो उसे पुकारती है। वो कहती है कि उसने जो किया वह अविश्वसनीय था। वो उसकी पीठ पर थप्पड़ मारता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने ये पहली ही कोशिश में कर दिखाया। फिर वो कहता है कि ये काफी अच्छा नहीं है। इससे वो कंफ्यूज हो जाती है। जादू को देखकर वो कहता है कि ये बहुत सुंदर लग रहा है। उन्हें बीते दिन याद आते हैं। उन्हें बचपन में देखा गया जादू फिर से खूबसूरत लगने लगता है। उनके चेहरे की मुस्कान जादू के प्रति उनकी सच्ची प्रशंसा का सबूत थी। फिर वो कहता है कि ये जादू है, ये कुछ खास और सुंदर है, लेकिन ये वाला अलग लग रहा था। वो स्क्रॉल की ओर इशारा करता है। फिर वो कहता है कि किसी तरह मंत्र सही नहीं लग रहा है। उनका कहना है कि गोलेम की तरह स्पेल का माना फ्लो भी अजीब है। उसकी ओर मुड़कर वो पूछता है कि वो क्या सोचती है। ये सुनकर युवती हैरान रह जाती है। तब उसे आखिरकार समझ आता है कि वो अपने भविष्य के लिए सच में क्या चाहता है। वो मुट्ठी भींच लेता है, लेकिन ये नहीं कहता कि वो सिर्फ एक साधारण जादूगर बनना चाहता है। वो चिल्लाकर कहता है कि वो ऐसा जादू करना चाहता है जो परफेक्ट और सुंदर हो। फिर वो जवाब देती है कि अगर उसे कुछ अजीब लगा था तो उसे उसे फिर से लिखना चाहिए था। उसके जवाब से हैरान होकर वो नए उत्साह के साथ उसके पास जाता है। फिर वो पूछता है कि वो मंत्रों के लिए जादुई फॉर्मूले कैसे बना सकता है। दूसरी तरफ उसके पिता महल के लंबे गलियारे में अकेले चल रहे हैं। वो गहरी सोच में डूबा लगता है, जैसे अपने अतीत की कोई घटना याद कर रहा हो। उधर जमीन पर गिरे दुश्मन हैरान हैं कि वो इतना मजबूत कैसे हो गया। पास आकर उसके पिता पूछते हैं कि वहां क्या हुआ। वे बात छिपाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि ये कुछ भी गंभीर नहीं था, बस ट्रेनिंग थी। वो गंभीर नजर से जानना चाहता है कि वहां असल में क्या है। डर के कारण वे मालिक को पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक आदमी उसके पास आता है। फिर वो उसे पूरी स्थिति समझाना शुरू करता है। कहानी सुनने के बाद वो चुप हो जाता है। वो बस उस आदमी को देखता रहता है। फिर वे कहते हैं कि उन्हें ये मानना मुश्किल है कि ऑस्कर ने उन सभी को हरा दिया। फिर वो उन्हें अपनी चोटों का इलाज कराने का आदेश देता है। वो चाहता है कि इसका असर कल की ट्रेनिंग पर न पड़े। झुककर वह आदमी सहमति जताता है। फिर कहता है कि वो उसके सारे ऑर्डर समझ गया है। क्षितिज को देखते हुए पिता को विश्वास होता है कि सही समय आ गया है। मुस्कुराते हुए वे कहते हैं कि तलवार को एनर्जी देने का समय आ गया है। दूसरी जगह लाइब्रेरी किताबों और रिसर्च आइटम्स से भरी हुई है। उनका कहना है कि उन्हें पता नहीं था कि जादुई फॉर्मूले इतने गहरे होते हैं। फिर वो उसे कुछ किताबें उधार देने की पेशकश करती है ताकि वो और भी सीख सके। वो मुस्कुराकर इसकी पुष्टि करती है। वो कहती है कि उसका सारा ज्ञान इसी में है। वो उसे ढूंढ रही होती है। तभी वो देखती है कि लड़का अचानक उसके सामने से गायब हो गया है।
फिर वो किताबों का ढेर लेकर आता है। वो कहता है कि वो सब ले लेगा। वो पूछती है कि क्या वो सब कुछ ले जाएगा। वो उसे याद दिलाता है कि उसने इसकी मंजूरी दी थी। वो उसे आवाज देता है। फिर वो उसे एक बहुत जरूरी चेतावनी देने की तैयारी करती है। वो कहती है कि उसे उसे एक बात के बारे में चेतावनी देनी है, भले ही इससे उसका उत्साह कम हो जाए। अब उसने अपने शरीर में माना को स्थिर कर लिया है, इसलिए वो ऑफिशियली एक जादूगर बन गया है। फिर वो उसे चेतावनी देती है। वो कहती है कि तलवार संभालते समय उसे बहुत सावधान रहना होगा। जैसे ही वो एक तस्वीर की बात करती है, उसके पिता का एक क्विक फ्लैशबैक सामने आता है। वो अपनी चेतावनी इस बात पर खत्म करती है कि अगर वो सावधान नहीं रहा तो वो मर जाएगा। एजेन गांव लौटकर वो अपने घोड़े पर सवार रहता है। वो दूर से सब कुछ देखता है। वापस आने पर उसके चेहरे पर गंभीर और थका हुआ भाव है। एक कमरे में उसके बीमार पिता कहते हैं कि बहुत समय बीत गया है। बिस्तर के सामने रुककर उसके पिता आखिरकार उसे पहचान लेते हैं। फिर वो अपने पिता के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके पिता अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। यादों में उसके पिता उसे छूते हुए कहते हैं कि उसमें सच में टैलेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे जादू दिखाने के लिए कहना कोई गलती नहीं थी। उस याद ने उसके सीने में गहरा दर्द भर दिया। उसके पिता ने उसकी इच्छा के खिलाफ उसे तलवार के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। रजिस्ट्रेशन लेटर हाथ में होने से अब उसके पास चुनने का एक नया मौका है। गेट के सामने वो आखिरकार मैजिक एकेडमी में जाने की तैयारी करता है। अपने पिता के बारे में सोचते हुए वो कसम खाता है कि इस बार वो मैजिक में एडमिशन लेकर रहेगा। दूसरी तरफ एक अजीब आदमी जलती आग को देख रहा होता है। लड़के को आते देखकर वो पूछता है कि क्या उसे किसी काम पर बात करनी है। उसने पक्के इरादे से बताया कि वो अपना रजिस्ट्रेशन साइन करवाने आया है। आमने सामने खड़े होकर वे टेंशन भरी चुप्पी में एक दूसरे को घूरते हैं। वो कहता है कि इंतजार किया जा सकता है, लेकिन लड़का टालने से मना कर देता है। उसके गुस्से से भरे चेहरे से साफ लगता है कि उसे उस नौजवान का रवैया पसंद नहीं है। फिर लड़का कहता है कि वो इंतजार नहीं कर सकता, उसे अपने पिता के साइन चाहिए। वो कारण पूछता है। फिर वो सवाल करता है कि उसने जादू का रास्ता क्यों चुना। फिर वो उसे उस बातचीत की याद दिलाता है। ये वही बातचीत थी जो उन्होंने तब की थी जब वो जादू का इस्तेमाल करना चाहता था। सवाल को नजरअंदाज करते हुए वो बस पेन पकड़ लेता है। फिर वो साइन करने की तैयारी करता है। उसकी ओर इशारा करते हुए उसके पिता कहते हैं कि ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या ये सच में सिर्फ बेवकूफी थी। वो सिर झुकाकर सहमत हो जाता है। वो कहता है कि उसके लिए ये सच में ऐसा ही था। जब कोई आदमी उसे छूता है तो उससे एक बड़ी जादुई एनर्जी निकलती है। उसकी पावर देखकर वो हैरान रह जाता है। फिर वो चिल्लाकर पूछता है, ये कैसा मजाक था। फिर वो पूछता है कि क्या लड़का पहले से ही माना में पूरी तरह माहिर हो गया है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे नहीं लगा था कि वो अपने गुस्सैल पिता को मना पाएगा। उसके पिता पूछते हैं कि वो उसे किस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। ये कहा जाता है कि बिना तलवार के किसी तलवारबाज को हराना उसकी प्रतिभा की सीमा दिखाता है। लड़का जवाब देता है कि उसे अपनी पूरी क्षमता का पता है। गुस्से में उसके पिता चिल्लाते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। उनका कहना है कि अगर वो तलवारबाज बन गया तो उसकी सफलता पक्की है। फिर लड़का कहता है कि उसका अंदाजा सही था, लेकिन वो उससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि सफलता से लोगों को खुशी नहीं मिलती। एक दूसरे का सामना करते हुए वे अपने आदर्शों के टकराव के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने चेहरे पर हाथ रखता है, फिर कहता है कि वो समझता है और ये बात उसे सही लगती है। लड़का बस उसे देखता रहता है। वो उन शब्दों पर उसके रिएक्शन का इंतजार करता है। गंभीर चेहरे के साथ वो कहते हैं कि वो अभी भी इस स्थिति को ठीक कर सकते हैं। फिर वो पूछता है कि क्या लड़का मरना चाहता है। ये सोचकर वो डर जाता है। अगर लड़का गलत रास्ते पर चलने की जिद करता है तो वो उसे समझा देगा। अपनी तलवार निकालते हुए वो कहता है कि वो उसे समझाएगा। वो चेतावनी देता है कि अगर वो अभी इसे स्वीकार नहीं करता तब भी एक दिन वो उसे धन्यवाद देगा। वो दृढ़ निश्चय के साथ जवाब देता है, वो दिन कभी नहीं आएगा पिताजी। सच में वह दिन उसके पिछले जन्म में कभी नहीं आया था। उसके पिता तलवार दिखाते हैं।
फिर वे उसे अपना हथियार उठाने के लिए कहते हैं। उनका कहना है कि वे उसे तैयारी के लिए कम से कम काफी समय देंगे। वो आंखें बंद करके आने वाली लड़ाई पर ध्यान देता है। फिर वो आंखें खोलता है और पक्के इरादे के साथ उसका सामना करता है। लेटर पकड़े हुए वो उसे याद दिलाता है कि अब वो जादूगर है, तलवारबाज नहीं। मैजिक एकेडमी से मिला पत्र उनकी नई पसंद का सबूत था। फिर वो पत्र को चिता में फेंक देता है। कागज पूरी तरह जल जाता है। उसके पिता हैरान और गुस्से में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। वो चुनौती भरे अंदाज में कहते हैं। वो उसे कहता है कि अगर हो सके तो चलते चलते उससे ये छीन कर दिखाएं। वो लड़के से कहता है कि वो अपनी किस्मत आजमाए और देखे क्या होता है। वो उसे चेतावनी देता है। वो सिर्फ इसलिए घमंडी न बने क्योंकि उसने उसकी बट एनर्जी को झेला है। उसके पिता एक तेज वार करते हैं, फिर ब्लेड को उसकी गर्दन के पास रोक देते हैं। उसे लगता है कि वो हमलों को ऐसे पढ़ सकता है जैसे उसके हाथ में खुद तलवार हो। बचपन से ही वो अपने पिता की हर हरकत पर ध्यान देता था। उसकी आंखों की झलक से साफ था कि उसने उससे वो सब कुछ सीख लिया था जो वो सीख सकता था। उसके पिता ने कई वार किए। उनका हमला इतना बड़ा था कि पूरा इलाका उसकी चपेट में आ गया, लेकिन लड़का हर वार को बड़ी आसानी से चकमा दे देता है। फिर वो बताता है कि जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा मानता था वो उसके पिता थे। पीछे हटते हुए उसके पिता कहते हैं कि वो सचमुच अपनी बातों पर खरा उतरता है। साथ ही वो उसकी तारीफ भी करता है। वो कहता है कि बिना अपनी एनर्जी इस्तेमाल किए भी उसने बहुत अच्छी तरह चकमा दिया। फिर वो कहता है कि तलवार चलाने में उसका टैलेंट सच में असली है। अपनी एनर्जी देते हुए वो लड़के से कहता है कि वो उसकी शक्ति स्वीकार कर ले। लड़के को फिर याद आता है कि उसके पिता ने कहा था कि वे उसे सरेंडर करवा देंगे। वो मुस्कुराते हुए पूछता है। वो जानना चाहता है कि क्या उसके पिता चाहते हैं कि वो मान जाए। गुस्से में उसके पिता उसे मूर्ख कहते हैं। उन्हें उसके रवैये पर यकीन नहीं होता। फिर वो कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें वो छोड़ने से इनकार कर देता है। उसके लिए वे चीजें उसके टैलेंट जितनी ही अहम है। एक क्विल पकड़कर वो दिखाता है कि वो अपने पिता के आगे नहीं झुकेगा। उसके पिता पूछते हैं कि क्या वो इसे असली तलवार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। फिर वो बताता है कि ये उसके जैसे बिगिनर्स के लिए एक मैजिक स्टाफ है। इसाबेल को याद करते हुए वे कहते हैं कि जादू के लिए ज्ञान जरूरी है। उसकी तरह उसके पिता को भी जादू का कोई ज्ञान नहीं है। क्विल पकड़े हुए वो खुद को तैयार करता है। उसके पिता को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। उसके पिता कभी अंदाजा नहीं लगा पाते थे कि लड़ाई में उसका अगला कदम क्या होगा। वो आगे झपटता है, फिर पूरी ताकत से लड़के पर हमला करता है। अपनी खास नजर का इस्तेमाल करके वो अपने पिता के हर हमले का अंदाजा लगा लेता है। फिर वो अपने पिता के वार से बचने के लिए कई कॉपियां बुलाता है। हमले से बचते हुए वह हल्की मुस्कान देता है, फिर बिना किसी नुकसान के बच निकलता है। उसके पीछे आकर वह उसे चौंका देता है, फिर जवाबी हमला करने की तैयारी करता है। फिर वो अपने पिता की तलवार रोक देता है। इस तरह वो अपनी बड़ी ताकत दिखाता है। क्विल पकड़े हुए वह उस जादू का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। ये वही जादू है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। फिर वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करता है। वो माना की मदद से एक जादुई फॉर्मूला बनाता है। अपने बचपन को याद करते हुए वो सबसे पहले उसी जादू को याद करता है जो उसने पहली बार देखा था। वही जादू उसके सपनों में सालों तक अनगिनत बार आता रहा। स्पार्क मंत्र के साथ वो अपनी इच्छा पूरी करने की तैयारी करता है। एक याद में उनकी बीमार माँ रॉकिंग चेयर पर बैठी थीं। जादू देखकर उसके पिता हैरान रह जाते हैं। वे चुपचाप सिर्फ चिंगारियों को देखते रहते हैं। चिंगारी उसके पिता को लगती है। उससे एक छोटी सी रोशनी पैदा होती है। फिर वो सोचता है कि ये कैसा जादू था। उधर लड़का हमला करते हुए अपने आखिरी वार की तैयारी करता है। गुस्से में वो पूछता है कि क्या वो जादू सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। वो अपने पिता को हवा में उछाल देता है। इससे वो दिखाता है कि ये कोई ध्यान भटकाने वाली चाल नहीं थी। जमीन पर उतरकर वह अपने पिता की तलवार के पास रुक जाता है। ब्लेड पर बनी परछाई में एक लड़का दिखता है। वह अपने पिता की ओर कलम ताने हुए है। फिर वो कहता है कि उसे पहले से पता था। उसे मालूम था कि उसके पिता उसकी मौजूदगी के आधार पर हमला करेंगे।
वो पूछता है कि क्या उसका मकसद उसका ध्यान भटकाकर उसकी तलवार छीनना था। लड़का कहता है कि अपना मकसद छिपाना उसने उसी से सीखा था। चेहरे पर हाथ रखे हुए वो पूरी स्थिति से निराश लग रहा है। फिर वो कहता है कि वो अपने टैलेंट की गारंटी दे सकता है, लेकिन मैजिक में कोई गारंटी नहीं होती। आमने सामने खड़े होकर वे चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ वो रास्ता दिखाया जिस पर वे चलना चाहते थे। फिर वो पूछता है कि क्या उसके पिता तलवारबाज इसलिए बने थे क्योंकि उनकी प्रतिभा पक्की थी। अतीत को याद करते हुए उनके पिता को एक पुरानी बातचीत याद आती है। एक आदमी सोचता है कि क्या उसके बेटे को तलवार का रास्ता अपनाना चाहिए। अपनी पत्नी के बगल में बैठे हुए वो कहते हैं कि उनके बेटे में तलवार चलाने का हुनर है। फिर वो उसे याद दिलाती है कि उसने लड़ाई सिर्फ इसलिए शुरू की थी क्योंकि उसे वो कूल लगी थी। वो मुस्कुराकर कहती हैं कि उन्हें चुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही फैसला कर लेंगे। हल्की मुस्कान के साथ वे कहते हैं कि उन्हें लगा था कि उनका बेटा तलवारबाज संत बनेगा। जवाब से खुश होकर लड़का उसे उम्मीद भरी नजरों से देखता है, लेकिन उसके पिता मुड़कर चले जाते हैं। इससे लड़का कंफ्यूज हो जाता है। एप्लीकेशन पर साइन करने के बाद उसके पिता आखिरकार उसके चुने हुए रास्ते को स्वीकार कर लेते हैं। लड़का हैरानी से उसे देखता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि उसका मन अचानक क्यों बदल गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वो उस जादुई कलम से साइन नहीं कर सकते। सीन बदलता है। मैजिक एकेडमी नए स्टूडेंट्स के स्वागत की तैयारी करती है। एक फाइल पढ़ते हुए एक आदमी कहता है कि नए छात्र बहुत अच्छे हैं। एक महिला कहती है कि राजकुमारी और दूसरे अमीर लोग एकेडमी में एडमिशन ले रहे हैं। मुस्कुराते हुए एक युवक कहता है कि वे पहले से ही खानदानी जादू में माहिर हो चुके हैं। एक और रहस्यमयी आदमी फाइल पकड़े हुए है। वो अपनी पहचान नहीं बता रहा है, वो दूसरों को पहचानता है। एक इंस्ट्रक्टर पूछता है कि क्या नए स्टूडेंट्स के साथ कुछ गड़बड़ है। रहस्यमयी आदमी कहता है कि वे संत वंश के योग्य हैं। दूसरी तरफ लड़का क्विल को पेन की तरह इस्तेमाल करके जादू सीखता है। डॉर्मेट्री के सामने उसके पिता हल्की मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। वो उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। 6 महीने बाद आखिरकार अकादमी जाने का दिन आ गया। मुस्कुराते हुए चलते हुए वे कहते हैं कि समय पलक झपकते ही बीत गया। पिता उन्हें याद दिलाते हैं कि इस दौरान कई और लोग भी अपने जादू को निखार रहे हैं। वे मजबूत बने रहना चाहते हैं। यही रास्ता उन्होंने चुना था। वो कॉन्फिडेंट अंदाज में वादा करता है कि उसके पिता ठीक हो जाएंगे। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उनके पिता से ज्यादा डरावना कोई नहीं है। उसके पिता मुस्कुराते हैं। वे समझ जाते हैं कि लड़का अपने भविष्य के लिए तैयार है। अलविदा कहते हुए उसके पिता बताते हैं कि वे जा रहे हैं। फिर वे चले जाते हैं। लेटर हाथ में लेकर वो सोचता है कि अब वो आखिरकार एकेडमी जा सकता है। दूसरे स्टूडेंट्स के पास से गुजरते हुए वह आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वो लंबे समय से इसी पल का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो उस मैजिक एकेडमी में जा रहा है। ये वही जगह है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। गेट खोलकर वो जादू की एक नई दुनिया में जाने की तैयारी करता है। गेट के पीछे उसके सामने एक बहुत बड़ा और सुंदर महल दिखाई देता है। कई जादूगर नए स्टूडेंट्स के आने का जश्न मना रहे हैं। वे जादू दिखा रहे हैं। जादुई बौने अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। इससे एक शानदार और वेलकमिंग माहौल बन जाता है। दूसरे छात्र अपनी झाड़ू पर तेज रफ्तार से उड़ते हुए निकल जाते हैं। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यहाँ का माहौल स्वॉर्ड अकादमी से बहुत अलग है। ग्नोम अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नए स्टूडेंट्स के लिए म्यूजिक बजाते रहते हैं। नीचे झुककर वो सोचता है कि ग्नोम और गोलेम में क्या अंतर है। उसे अपना रजिस्ट्रेशन याद आता है। वो तुरंत खड़ा हो जाता है ताकि प्रोसीजर के लिए देर न हो। लेकिन अचानक वो इसाबेल को रनिंग ट्रैक के ठीक सामने खड़ा पाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है वो पिछले कुछ महीनों से काम में ढिलाई नहीं बरत रही होगी। मुस्कुराते हुए वो उससे कहती है कि वो अपने टैलेंट से उसे फिर से सरप्राइज करे। वो सड़क की ओर इशारा करके पूछता है कि अकादमी के बाकी छात्र कहाँ हैं। वो बताती है कि पहली क्लास के लिए सिलेक्शन एग्जाम वहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स को 2 क्लास में बांटा गया है। ये बंटवारा इस आधार पर हुआ है कि उनके पास माना है या नहीं। इन दोनों के अलावा सबसे टैलेंटेड लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास भी है। एग्जाम सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को दूसरों से अलग करने का एक तरीका है।
वो उसे एग्जाम से बचने की सलाह देती है, लेकिन वो पूछता है कि क्यों। वो बताती है कि जो छात्र परीक्षा पास करते हैं वे सभी शक्तिशाली मॉन्स्टर होते हैं। वे एलीट लोग हैं। वे बचपन से ही जादू के माहौल में बड़े हुए हैं। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि इसका मतलब है कि वो एडवांस्ड मैजिक सीख सकता है। सिर पर हाथ रखकर वो कहती है कि उसे मनाने की कोशिश करना बेकार है। फिर वो उसे अपनी आंखों से परीक्षा देखने के लिए बुलाती है। एक एरिना में दो स्टूडेंट्स एक एग्जीबिशन मैच में आमने सामने होते हैं। एक स्टूडेंट हमले से बचने के लिए पानी का जादू इस्तेमाल करता है। पानी की लहर आगे बढ़ती है। ये स्टूडेंट के जादू की ताकत दिखाती है। स्टूडेंट मुस्कुराते हुए सफल अटैक का जश्न मनाता है। लड़ाई देखकर उसे एहसास होता है कि एग्जाम में मैजिक से टारगेट हिट करना होता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। जब वो मुड़कर देखता है तो सफेद बालों वाला एक आदमी उसे द ओवर कहकर पुकार रहा होता है। एक आदमी उसे आम आदमी कहता है, फिर कहता है कि उसे वहां रहने का कोई हक नहीं है। वो गुस्से से लड़के को देखता है, फिर उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहता है। उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने सुना है कोई भी नया स्टूडेंट एकेडमी में एडमिशन पा सकता है। वो आदमी नफरत से कहता है कि उसकी जबान तो साफ है। आखिरकार उसे समझ आता है इसाबेल का स्टूडेंट्स के मॉन्स्टर होने से क्या मतलब था। ये अब साफ हो जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि जो नोबल नहीं है उसका उस क्लास में स्वागत नहीं है। लड़के को धक्का देकर वो कहता है कि अब अगला नंबर उसका है। फिर वो उसे ध्यान से देखने के लिए कहता है। एक महिला स्टाफ के साथ अगला राउंड शुरू करने की तैयारी कर रही है। दूर से देखकर वो अपनी पूरी जादुई शक्ति दिखाने की तैयारी करता है। उनका कहना है कि पहली क्लास उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना सब कुछ जादू को समर्पित कर दिया है। वह बर्फ का जादू करते हुए कहता है, पूरी दुनिया को जमा दो। उसके साथ ही बर्फ के बड़े बड़े खंभे फट पड़ते हैं। ये उसकी जबरदस्त जादुई शक्ति दिखाता है। ऑडियंस में बैठे लोग बर्फ के जादू की ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। लड़का भी हैरान है। उसने अभी जो देखा उससे वो चौंक गया है। प्रभावित होकर वे कहते हैं कि हाउस कोलोसिस से यही उम्मीद की जाती है। दूसरे लोग हैरान हैं। वे सोचते हैं कि क्या उसने उस एक ही वार में अपनी सारी ताकत लगा दी। फिर वो कहता है कि अब वो समझ गया है ये जगह उसके लिए नहीं है। उनका मानना है कि रईस का जादू बेहद शक्तिशाली है। उन्होंने अपना सब कुछ उसी को समर्पित कर दिया। लेकिन वो हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं कि ये सब बहुत बड़ी बर्बादी है। गुस्से में रईस पूछता है कि उसने उसके जादू के बारे में क्या कहा। ताने को अनदेखा करके वो बस मुड़ जाता है, फिर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सोचता है कि वो मेहनत और समय की अहमियत अच्छी तरह समझता है। वो मुस्कुराकर कहता है कि उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया है। फिर वो नेक लोगों को धन्यवाद देता है। भीड़ में मौजूद लोग हंसते हैं। वे कहते हैं कि वो पेन की छड़ी का इस्तेमाल कर रहा है। फिर वे कहते हैं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो उस चीज से किसी पर प्रहार कर सके। रईस का कहना है कि उसका जादू बिल्कुल सही होना चाहिए था, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी। बर्फ के सामने खड़ा लड़का अपनी बारी के लिए तैयार होता है। वे कहते हैं कि उनका घर बर्फ बनाने में माहिर है, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसे हैरानी होती है। वो सोचता है कि वो उस आम लड़के को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहा है। इंस्ट्रक्टर अगले चैलेंजर की कोशिश शुरू कराने की तैयारी कर रही हैं। वो कहती हैं कि इस साल का बैच वैसा ही अच्छा है जैसा बताया गया था। अफवाह है कि वो जान से इम्प्रेस हैं। जान को पहले ही रिप्रेजेंटेटिव माना जा रहा है, लेकिन उसे भी लगता है कि कुछ अलग होने वाला है। फिर वो सोचती है कि वो लड़का इतने समय से क्या कर रहा था। भीड़ में एक आदमी चिल्लाता है। वो कहता है कि अगर वो निशाना नहीं लगा पाया तो हार मान ले। इंस्ट्रक्टर नोटिस करता है कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहा है। वो परेशान भी नहीं है। वो अपनी खास नजर का इस्तेमाल करता है। फिर वो अपने सामने मौजूद बर्फ के जादू को एनालाइज करता है। बड़े बर्फ के खंभों की बनावट में सारी कमियां साफ दिखती हैं। क्विल पकड़े हुए वह अपनी असली जादुई क्षमता दिखाने की तैयारी करता है। इंस्ट्रक्टर ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो क्या करने वाला है। एक जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वो आग का जादू करने की तैयारी करता है। फिर वो जादू करता है। उसके सभी निशाने टारगेट पर बिल्कुल सही लगते हैं। टारगेट जमीन पर गिर जाते हैं।
इससे साफ होता है कि उन सभी पर जादू का असर हुआ था। इंस्ट्रक्टर हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या हुआ। लोग कहते हैं कि उसने बेसिक मैजिक का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी टारगेट हिट हो गया। वे ये भी कहते हैं कि अगर वो अकादमी में है तो उसे बेहतर स्पेल का इस्तेमाल करना चाहिए। हल्की सी मुस्कान के साथ वो मुड़ जाता है। वो भीड़ की बातों को पूरी तरह अनदेखा कर देता है। रईस सोच रहा था कि वो एग्जाम में किस तरह का जादू इस्तेमाल करेगा। जमीन पर लेटे हुए वो कहते हैं कि ये सब समय की बर्बादी थी। फिर लड़का इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि क्या वो एग्जाम में फेल हो गया। वो चिल्लाकर कहती है कि उसने 5 टारगेट हिट किए। वो ये भी कहती है कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के पास हो गया। वो कंफ्यूज है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो रिजल्ट से इतनी हैरान क्यों है। फिर वो पूछता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस से हैरान क्यों है। वो पूछती है कि अगर वो ये कर सकता था तो उसने एक एक करके निशाना क्यों नहीं लगाया। वो गुस्से में उससे कहती है कि वो ये न कहे कि ये सब सिर्फ किस्मत थी। अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर वो सोचता है कि रईस का जादू जबरदस्त था। उन्हें वो बर्फबारी याद है। वो सच में बहुत शानदार थी। फिर वो समझाता है कि एक स्पेल पर इतना ज्यादा माना खर्च करना बेकार है। कंफ्यूज होकर वो सोचती है कि माना की बर्बादी से उसका क्या मतलब है। उनका कहना है कि उन्होंने मान लिया था कि एग्जाम प्रैक्टिकल है, इसीलिए उन्होंने उसे युद्ध के मैदान की तरह देखा। उसकी बात सुनकर वो चुप हो जाती है। फिर बस उस लड़के को देखती रहती है। फिर वो उसे बीच में टोकने के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि अब उसे सब समझ में आ गया है। शहर में घूमते हुए उसे एग्जाम की घटना याद आती है। इंस्ट्रक्टर उस विजन, साहस और मन पर कंट्रोल के बारे में सोचता है जो उसने दिखाया था। वो सोचती है कि सबसे ज्यादा वही जादू का असली मतलब समझता है। वो वहां मौजूद किसी भी दूसरे व्यक्ति से कहीं ज्यादा काबिल जादूगर साबित हुआ। अकेले चलते हुए वो मैजिक एकेडमी में अपने पहले दिन के बारे में सोचता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो अचानक इतने जबरदस्त जादूगर से मिला है। अकेले चलते हुए उसने देखा कि कोई उसे ध्यान से देख रहा है। वो रुक जाता है। फिर वो मुड़कर देखता है कि वो रहस्यमय व्यक्ति कौन है। वह गंभीर होकर पूछता है कि वहां कौन है। फिर वो उन्हें सामने आने के लिए कहता है। फिर एक आवाज उसकी तेज नजर की तारीफ करती है। वो कहती है कि उसने उन्हें बहुत जल्दी पहचान लिया। हाथ में डंडा लिए वो व्यक्ति कहता है कि उनसे मिलकर उसे खुशी हुई। अपना नाम बताते हुए वो आदमी कहता है कि उसका नाम बालसामस है। वो अकादमी का हेडमास्टर है। वो झुककर अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है, लेकिन हेडमास्टर उसे शांत कर देते हैं। अपनी पहचान जानकर लड़का एक पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो हेडमास्टर के गले में पहना हार पहचान लेता है। वो उसी रहस्यमयी जादूगर का है। वो हाथ बढ़ाकर पूछता है कि क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वो एक पल के लिए हिचकिचाता है, फिर अकादमी के हेडमास्टर का अभिवादन करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, उसके सामने हेडमास्टर का दर्द भरा चेहरा उभर आता है। ये देखकर वो चौंक गया। वो तुरंत पीछे हट गया। हवा का एक तेज झोंका उसे पीछे फेंक देता है। इससे हेडमास्टर की जादुई ताकत का पता चलता है। फिर उसे एक घर की छत पर फेंक दिया गया। वो सुरक्षित उतर गया। हेडमास्टर उसकी तारीफ करके उसे चकमा देता है। फिर वो उसकी तेज समझ पर सवाल उठाता है। हवा में तैरते हुए वो सोचता है कि क्या लड़के का इंट्यूशन सच में इतना मजबूत है। हाथ में कलम लेकर वो पूछता है कि क्या हेडमास्टर उसे मारने के लिए यहाँ आए हैं। हेडमास्टर ने पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वो इससे जीत सकता है। अपनी लाठी के एक झटके से वो एक शक्तिशाली वायु मंत्र चलाता है। हवा की एक जेल बन जाती है। वो लड़के को चारों तरफ से घेर लेती है। फिर उसे एहसास होता है कि ये हवा की रुकावट है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसे एहसास हो जाता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। तब वो आग के जादू का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। एक जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वो हेडमास्टर पर आग का गोला फेंकता है। जादू आगे बढ़ता है। वह सीधे हेडमास्टर को हवा में मारने वाला होता है। हेडमास्टर हवा में मंडरा रहा होता है। वो देखता है कि फायर अटैक उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो अपनी लाठी से उस जादू को बहुत आसानी से टाल देता है। लड़का जवाबी हमले के लिए तैयार होता है, लेकिन हेडमास्टर बस उसे देखता रहता है।
फिर उसे एहसास होता है कि हेडमास्टर ने ये इसलिए किया था ताकि वो अपना बचाव कर सके। हेडमास्टर हल्की मुस्कान के साथ टेस्ट के नतीजों से खुश लग रहे हैं। वो कंफ्यूज होकर इधर-उधर देखता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर वो जमीन पर घुटने टेक देता है और हेडमास्टर के अगले कदम के लिए तैयार हो जाता है। हेडमास्टर पूछते हैं कि क्या वो पहले से ही स्पेलिंग सीख चुका है। फिर वो कहते हैं कि वो तो बस उसका टेस्ट ले रहे थे। हेडमास्टर मुस्कुराते हुए नीचे उतरते हैं। लड़का उनसे पूछता है कि उनका गोल क्या था। वे चाहते थे कि वो ये सच्चाई खुद महसूस करे कि उसके टैलेंट की वजह से उसे निशाना बनाया जाएगा। गंभीर नजर से देखते हुए वो कहते हैं कि उन्होंने लड़के की असली क्षमता को कम आंका था। फिर वो पूछता है कि क्या अकादमी में अलग दिखने की वजह से उसे टारगेट किया जाएगा। हेडमास्टर इसकी पुष्टि करते हैं। वो कहते हैं कि कट्टरपंथी टैलेंटेड आम लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। उसे वो हमला याद आता है। रहस्यमयी जादूगरों ने उसे तब निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि इतने टैलेंट के बावजूद वे उसे माफ नहीं कर सकते। वो उसके पास जाकर हेडमास्टर से पूछता है कि ये कट्टरपंथी कौन है। वो चिल्लाकर जानना चाहता है कि उस पर हमला करने वाले लोग कौन हैं। हेडमास्टर चुपचाप उसे देखता रहता है। वो उसके सवाल का जवाब नहीं देता। फिर वो कहता है कि उनकी पहचान जानना उसे और ज्यादा खतरे में डाल देगा। वे उसे सलाह देते हैं कि वो एकेडमी में खुद को बचाने की ट्रेनिंग पर ध्यान दे। पक्के इरादे के साथ वो उस ताकत के बारे में सोचता है जो खुद को बचाने के लिए जरूरी है। उसे याद आता है कि अगर हेडमास्टर दुश्मन होता तो वो पहले ही मर चुका होता। आंखें बंद किए वो अपनी कमजोरी से निराश दिखता है। हेडमास्टर की ओर मुड़कर वह दूसरा सवाल पूछने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो पूछता है कि उसके गले में पहना हुआ पेंडेंट क्या है। हेडमास्टर उसे घूरते हैं। उसके सवाल से वे थोड़ा हैरान दिखते हैं। फिर वो पूछता है कि क्या जादुई संत के सबूत में कुछ गड़बड़ है। चौंक कर वो समझ जाता है कि ये सबसे ऊंचे पद का टाइटल है। ये टाइटल जादूगरों के लिए वैसा ही था जैसा तलवारबाजों के लिए संत का दर्जा होता है। फिर हेडमास्टर कहते हैं कि वे उसे कुछ देंगे। इसके बाद वे एक सिक्का उछालते हैं। सिक्का हाथ में लेकर वो सोचता है कि क्या ये किसी तरह का बैज है। हेडमास्टर ने चेतावनी दी कि उसे इससे दूर न रखा जाए। उन्होंने कहा कि ये जल्द ही काम आएगा। हेडमास्टर को जाते हुए देखकर वो उनकी दिखाई गई ताकत से बहुत इम्प्रेस होता है। उसे लगता है कि हेडमास्टर के मन में जरा भी कोई दुविधा नहीं है। बैज पकड़े हुए वो कहते हैं कि वो वहां खड़े रहकर किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते। वो सोचता है कि उसकी नई जिंदगी में सिर्फ सीखना ही काफी होगा। उसे लगता है कि जादू के लिए इतना ही काफी है। लेकिन अपनी मौत को याद करते हुए वो जानता है कि उसे और भी ज्यादा ताकत चाहिए। मुट्ठी भींचकर वो समझता है कि उसे और ज्यादा मजबूत बनने की जरूरत है। वे कहते हैं कि उसे स्वॉर्ड सैंड की पहचान से आगे बढ़ना होगा। उसे अपने व्यक्तित्व को और ऊंचा करना होगा। एक कमरे में दो स्टूडेंट्स ने कहा कि वो सबसे पहले आया था। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा के दौरान उसने हर टारगेट को हिट किया। रईस कहता है कि ये मजाक है। वो ये भी कहता है कि इसे जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। तभी एक आदमी कमरे में आता है। वह उन स्टूडेंट्स के पास जाता है जो वहां स्टेपिंग कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए वो एक जरूरी घोषणा करने की तैयारी करता है। उधर बैठा रईस उसे नफरत भरी नजरों से देखता रहता है। रईस हैरान होकर उसे घूरता है। उसके चेहरे पर साफ हैरानी दिखती है। कमरे में घुसकर वह दूसरे स्टूडेंट्स के बीच अपनी सीट की ओर बढ़ता है। यकीन न होने पर रईस सोचता है कि वो आदमी यहां तक कैसे पहुंच गया। फिर वो सवाल करता है कि उस आम लड़के के साथ क्या हुआ होगा। जादूगर से बात करते हुए वो कहता है कि उसे खुद को बचाने की ताकत पाने पर ध्यान देना चाहिए। वो आंखें बंद करके बैठ जाता है। फिर अपनी पावर ट्रेनिंग पर ध्यान देना शुरू करता है। वो इस प्रोसेस को बार बार दोहराता है। तब उसे समझ आता है कि पावर डिस्चार्ज करने से उसका माना पूल बढ़ता है। वो अपनी आंखें खोलता है। अब वो क्षितिज को पहले से भी ज्यादा दृढ़ नजर से देखता है। अपने कमरे में खड़ा वो बड़ी खिड़की से बाहर देखता रहता है। उन्होंने कहा कि अब वो और ज्यादा लड़ाई का अनुभव हासिल करना चाहते हैं। अचानक वो फर्श पर बैठा हुआ हैरानी से पीछे मुड़ता है। उसे कुछ दिखाई देता है। दरवाजे की ओर चलते हुए वो कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है। अपने ग्लव्स ठीक करते हुए वो कहता है कि सबसे पहले यही वो समय है जब वो हमेशा से ज्यादा मजबूत बनना चाहता था।
जगह पर पहुंचते ही उसका सामना 3 लोगों के एक ग्रुप से होता है। वे तीनों उसे घूर रहे होते हैं। उसे वहां देखकर सफेद बालों वाला आदमी मजाक उड़ाते हुए कहता है, वो आदमी। फिर वो आदमी सोचता है कि उनके हीरो के साथ क्या हुआ होगा। उनके आसपास खड़े दूसरे स्टूडेंट्स भी उसके अचानक आने से काफी हैरान दिखते हैं। वो अपने प्रतिद्वंदी को वहां देखता है। फिर उसकी नजर छात्रों के बीच किसी और पर पड़ती है। उसकी नजर चश्मा पहने एक लड़की पर टिक जाती है। वो सोचता है कि वो कौन है। जब वो पढ़ने बैठी तब एक बुकमार्क उसके बगल में फर्श पर गिर गया। नीचे झुककर वो जल्दी से बुकमार्क उठा लेता है, इससे पहले कि कोई उस पर पैर रख दे। लड़की के पास जाकर वो पूछता है कि क्या वो बुकमार्क उसी का है। वो हाथ बढ़ाता है। फिर वो उसे वो चीज लौटा देता है जो उससे गिर गई थी। वो चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे वापस करने के लिए बहुत धन्यवाद देती है। उसका रिएक्शन देखकर वो कहता है कि उसे फूल बहुत पसंद है। उसकी बातों से कंफ्यूज होकर लड़की बस उसे देखती रहती है। उसे उसका परिचय वाला कमेंट समझ नहीं आता। खुद को ऑस्कर बताते हुए वो लिली नाम की लड़की से अपने बगल में बैठने के लिए कहता है। तभी एक आवाज आती है। वो ध्यान से ऊपर देखता है। दूसरे स्टूडेंट्स इधर उधर देखते हैं। वे सोचते हैं कि ये आवाज किसकी थी। पास की टेबल से एक आवाज आ रही थी। वो किसी किताब के अंदर से आती हुई लग रही थी। अचानक किताब के पन्ने पूरे कमरे में उड़ने लगे। उसके दुश्मन समेत सभी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। वे पन्नों को इधर उधर उड़ते हुए देखते हैं। तभी एक महिला आती है। वो अपना परिचय रूथ के रूप में देती है और बताती है कि वही क्लास की इंचार्ज है। महिला को पहचानकर वो कहता है कि वो फर्स्ट क्लास एग्जाम वाली टीचर है। टीचर बताती हैं कि अगले हफ्ते वे कॉम्बैट क्लास में हिस्सा लेंगे। फील्ड ट्रेनिंग के बारे में सुनकर वो और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। टेबल पर मुट्ठी बांधे वो हैरान है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसे इतनी जल्दी लड़ाई का अनुभव मिल जाएगा। ग्रुप्स को बैलेंस करने के लिए वो कहती हैं कि 5-5 लोगों की टीम बनाई जाएगी। कंफ्यूज होकर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या कॉम्बैट स्ट्रेंथ ही उनकी मैजिकल पावर है। अपनी उंगली हिलाते हुए वो बताती है कि ये माप उनके पूरे शरीर का मान होगा। लड़की के पास खड़ा वो सभी निर्देशों पर पूरा ध्यान देता रहता है। मुस्कुराते हुए टीचर मेजरमेंट प्रोसेस शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो उन्हें बताती है कि उसने हर स्टूडेंट की कैपेसिटी माप ली है। अचानक स्टूडेंट्स ने देखा कि उनके सिर के ऊपर रोशनी के गोले दिखाई देने लगे हैं। उसके बगल में बैठी लड़की भी ऊपर दिखाई देने वाले गोले को देखकर हैरान है। उसकी पीठ मुड़ी हुई है। टीचर उन्हें हर गोले की रोशनी की इंटेंसिटी देखने के लिए कहती है। उसके कॉम्पिटिटर के ऊपर एक बड़ा गोला दिखाई देता है। ये देखकर पास खड़ा उसका क्लासमेट इंप्रेस हो जाता है। गंभीर चेहरे वाला दूसरा स्टूडेंट भी उतनी ही तेजी वाला गोला रखता है। आराम से बैठा एक और लड़का भी उस शक्तिशाली गोले को देखकर मुस्कुराता है। स्टूडेंट्स को देखकर टीचर कहते हैं कि क्लास में कई टैलेंटेड जादूगर हैं। उसके सिर के ऊपर माना का एक छोटा गोला दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। दूसरे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी उसके साथ टीम नहीं बनाना चाहेगा। वो कमेंट्स को इग्नोर करता है। उसे लगता है कि अभी इस बारे में चिंता करने का समय नहीं है। तभी एक हाथ उसके कंधे को छूता है। वह अचानक मुड़ जाता है। वो वही लड़की थी। उसी ने उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बुलाया था। वो पूछता है कि क्या वो निश्चित है। तब वो कहती है कि जो भी फूलों से प्यार करता है वह अच्छा इंसान होता है। वो उसे चेतावनी देती है कि पहले उसे लेविन नाम के व्यक्ति से पूछना होगा। कुछ समझ में नहीं आता। तब वो सोचता है कि ये लेविन नाम का व्यक्ति कौन हो सकता है। नीचे लाल बालों वाला लड़का पूछता है कि क्या वो उस लड़के को अपने ग्रुप में रखना चाहती है। वो लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो ग्रुप में शामिल होना पसंद करेगा। फिर दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। रेडहेड पूरी स्थिति का विश्लेषण करता हुआ लगता है। वो अपना हाथ मेज पर रखकर कहता है कि कमजोरों की रक्षा करना एक रईस का कर्तव्य है। फिर वो मान जाता है। वो कहता है कि वो उसे बैगेज कैरियर के तौर पर ज्वाइन करने देगा। बातचीत के बाद स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप बनाने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। छात्रों में से एक मुड़ता है। वो उन दोनों को तिरस्कार भरी नजरों से घूरता है। उसके बगल में चलते हुए लड़की देखती है कि दूसरा स्टूडेंट उसे घूर रहा है। वह उससे कहती है
कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि उनके बीच का अंतर स्वाभाविक है। चलते हुए वो कहता है कि सब ठीक है। वो उसे ग्रुप में शामिल होने देने के लिए धन्यवाद भी देता है। उसके एक सवाल के जवाब में वो कहता है कि वो लगभग आधे साल से जादू की पढ़ाई कर रहा है। रुककर वे दोनों उसकी ट्रेनिंग के बारे में बात करते रहते हैं। हैरानी से वो पूछती है कि क्या वो सच में सिर्फ आधे साल से ही पढ़ाई कर रहा है। फिर वो उसकी ओर मुड़ता है। उसके रिएक्शन से वो थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखता है। हॉलवे में चलते हुए टीचर स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर वो उन्हें छोड़ देते हैं। तभी सफेद बालों वाला लड़का उसे प्रोफेसर रूथ कहकर पुकारता है। स्टूडेंट की ओर मुड़कर वो पूछती है कि क्या कुछ गड़बड़ है। फिर वो सवाल उठाता है कि वो आम आदमी एकेडमी की फर्स्ट क्लास में क्यों है। अपनी शिकायत जारी रखते हुए वो कहते हैं कि लड़के में कोई मन या शक्ति नहीं है। उन्होंने मुट्ठी भींचकर कहा कि कोई भी नौसिखिया उनके साथ नहीं चल पाएगा। मुस्कुराते हुए टीचर ने पूछा कि क्या वो युवा ऑस्कर की बात कर रहा है। लड़के को गौर से देखते हुए वो उसके बारे में एक जरूरी बात बताने लगती है। वो बताती है कि उसे अपना मन जगाए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। ये सुनकर उसका दुश्मन हैरान रह जाता है। उन्होंने कहा कि उनमें बहुत पोटेंशियल है, वो जल्द ही उनसे आगे निकल सकता है। पीठ मोड़कर वो इस मामले पर अपना नजरिया समझाती रहती है। वो बात खत्म करते हुए कहती हैं कि फील्ड ट्रेनिंग का मकसद सबसे कमजोर लोगों को बाहर करना है। सीन बदल जाता है। क्लासरूम अब पूरी तरह खाली दिखता है। पिरामिड चार्ट ये दिखाता है कि अमीर लोग जन्म से ही हाई पावर लेवल के साथ पैदा होते हैं। एक्सप्लेनेशन सुनकर वो सिर्फ इतना कहता है कि वो सिचुएशन समझता है। फिर वो कहते हैं कि उनकी उम्र में किसी का उस स्तर तक पहुंचना बहुत शानदार बात है। बहुत उत्साहित होकर लड़की कहती है कि वो सच में इस कहानी में कमाल का है। वो उसे पकड़कर चिल्लाती है। वो कहती है कि किसी का सिर्फ 6 महीने में उस स्तर तक पहुंचना अजीब है। वे अपने गुरु को याद करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही होगी। इस मौके का फायदा उठाकर वो पूछता है कि लेविन के साथ उसका असली रिश्ता क्या है। मुस्कुराते हुए वो बताती हैं कि लेविन का परिवार एक प्रतिष्ठित कुलीन घराना है। उसका परिवार इतना प्रभावशाली है कि बाकी लोग उसकी प्रोटेक्शन के बदले उसके पीछे चलते हैं। आगे वो कहता है कि लेविन स्किल्ड है। जब बिसाइड को जरूरत होगी तब वो ग्रुप को बचाएगा। उसे देखकर वह थोड़ा चिंतित दिखता है। उसे उसकी सुरक्षा की चिंता है। सीन जंगल की ओर बदलता है। स्टूडेंट्स फील्ड ट्रेनिंग शुरू करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सबके सामने टीचर कहती है कि वो एक्टिविटी के नियम समझाएंगी। वो उन्हें बताती है कि उनका काम मॉन्स्टर्स से भरे जंगल में एक रात तक जिंदा रहना है। नियम सुनकर उसे लगा कि ये एग्जाम के तुरंत बाद दिया गया एक और प्रैक्टिकल काम है। एक स्क्रॉल दिखाते हुए वो कहती है कि उसमें एक बैरियर और एक फ्लेयर है। एक स्टूडेंट मजाक में कहता है कि ये बहुत आसान होगा। वो कहता है कि बस पेपर इस्तेमाल करना होगा। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि इस पेपर का इस्तेमाल करने वाले किसी भी ग्रुप को पहली क्लास से डिमोट कर दिया जाएगा। नया नियम सुनकर छात्र पूरी तरह हैरान और डरे हुए हैं। टेंशन देखकर उसे एहसास होता है कि फर्स्ट क्लास में बने रहना सभी के लिए कितना जरूरी है। फिर लाल बालों वाला लड़का कहता है कि जब तक वह है नौकरी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो टेस्ट के दौरान सभी की सुरक्षा का वादा करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं। हर कोई अपने ग्रुप में शामिल हो जाता है। ग्रुप के पास जमीन पर एक बहुत बड़ा कैंपिंग बैकपैक पड़ा है। रेडहेड सामान की ओर इशारा करता है। वह उसे जल्दी से सामान ले जाने का आदेश देता है। उसके पास बैठी लड़की चिंतित है, लेकिन वो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। उसे नीचे झुकते देखकर लाल बालों वाला कहता है कि उसे ऐसे लोग पसंद हैं जो अपनी जगह जानते हैं। वो बैकपैक लेकर ग्रुप के साथ चलता है। वे टेस्ट के लिए जंगल की ओर जा रहे होते हैं। अचानक ग्रुप का लीडर लड़खड़ाता है और जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर उसके टीममेट्स चौंक जाते हैं। वो जमीन पर घायल पड़ा दिखता है। बाकी लोग सिर्फ देखते रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए हीरो पूछता है कि क्या वो खड़ा हो सकता है। लड़का गुस्से में उसके आगे बढ़े हुए हाथ को घूरता है। रेडहेड मदद लेने से मना कर देता है। वो गुस्से में उस पर चिल्लाता है। वो उसे चुप रहने और भाग जाने के लिए कहता है। आगे बढ़ते हुए वो लड़की की ओर मुड़ता है।
फिर वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। लड़के को देखकर वो हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि दूसरा इतना शांत कैसे रह सकता है। चलते हुए उसे लगता है कि रास्ते में अभी तक उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिला है। अचानक उसकी नजर किसी अजीब चीज पर टिक जाती है। उसे जंगल में कुछ अजीब दिखाई देता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, आसपास का माहौल बदलता हुआ दिखने लगता है। वो जोर से चिल्लाकर सबको रुकने की चेतावनी देता है। वो कहता है कि कोई भी एक कदम आगे न बढ़े। इस आदेश से परेशान होकर लाल बालों वाला आदमी पैर पटकता है। फिर वो पूछता है कि वो खुद को क्या समझता है। गंभीर भाव से उसे अपने मालिक की रुकावट जैसी कोई चीज महसूस होती है। तभी ग्रुप को एहसास होता है कि वो एक बहुत बड़े मैजिक सर्कल में फंस गया है। जैसे ही किसी का पैर सर्कल पर पड़ता है, मैजिक बैरियर टूटने लगता है। लड़की अपनी छड़ी पकड़े ऊपर देखती है। जो कुछ हो रहा है उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। हैरान होकर रेडहेड पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। एक दरार से उसकी गंभीर नजर खतरनाक स्थिति को ध्यान से देखती है। टूटे हुए बैरियर के दूसरी तरफ एक हाथ खंजर पकड़े हुए है। वो हमला करने के लिए तैयार है। ग्रुप की ओर मुड़कर वो सबको आने वाली लड़ाई के लिए अपनी लाठी तैयार करने को कहता है। बैरियर टूटने के बाद वो सबको लड़ाई के लिए अपनी लाठी तैयार करने को कहता है। ऊपर देखने पर ग्रुप ने देखा कि आसमान अब बिल्कुल अलग दिख रहा था। बदलाव देखकर वो चौंक जाती है। वो पूछती है कि क्या ये अब भी वही जंगल है जिसमें वे घूम रहे थे। तभी वे खुद को बड़े बड़े पेड़ों के सामने पाते हैं। वो जगह पहले से बिल्कुल अलग होती है। पेड़ पर बना 5 नंबर का निशान उस जगह की पहचान बताता है। फिर वो पूछती है कि क्या ये संभव है कि वे 5वें कब्रिस्तान में हों। एक स्टूडेंट चिल्लाकर कहता है कि ये वेटरन्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है। फिर वो सोचता है कि क्या ये जादुई घेरा किसी का बिछाया हुआ जाल था। उसे वो स्थिति याद आती है। उसके दिमाग में हुड पहने 5 लोगों की तस्वीर उभरती है। इमरजेंसी का सामना करते हुए हीरो सुझाव देता है कि मदद के लिए मैजिक पेपर का इस्तेमाल किया जाए। रेडहेड हाथ में स्क्रॉल पकड़े हुए अपने क्लासमेट का सुझाव सुनता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उनके सामने दोनों हाथों से कागज फाड़ने लगता है। जैसे ही वो कागज फाड़ता है, रेडहेड हीरो उसे मजाकिया नजर से घूरता है। फिर वो मुस्कुराता है। वो कहता है कि ये बस एक भूला हुआ टेलीपोर्टेशन सर्कल था। हीरो की ओर मुड़कर वो दावा करता है कि ये असल में एक बहुत अच्छा मौका है। उनका कहना है कि अगर वो इस ट्रेनिंग में सफल हो जाता है तो एकेडमी उसका और बेहतर मूल्यांकन करेगी। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, दूसरे लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा एल्ड्रिड वॉरिस से उम्मीद की जाती है। इसके बाद लड़की ऑस्कर से कहती है कि टेस्ट के दौरान वो उसके बहुत करीब रहे। ग्रुप के साथ चलते हुए वो पूरी सिचुएशन से थोड़ा थका हुआ लगता है। अचानक वो रुक जाता है। वो पूरी हैरानी से आगे देखता है। अंधेरे में कई जोड़ी आंखें पास आ रहे ग्रुप को देख रही हैं। 3 आंखों वाला और नुकीले दांतों वाला भेड़िया स्टूडेंट्स को घूर रहा है। वो उन पर गुर्रा भी रहा है। चेहरे पर मुस्कान लिए रेडहेड कहता है कि वे आखिरकार लड़ने के लिए आ गए हैं। वो अपना हथियार पकड़ता है। वो शुरू होने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। उनका मानना है कि ये असली लड़ाई का अनुभव पाने का एक अनोखा मौका है। रेडहेड उसे रोकती है। फिर वो पूछती है कि वो इतना पास क्यों आ रहा है। फिर वो कहता है कि वो उन्हें दिखाएगा कि एक सच्चा रईस कैसे लड़ता है। कमेंट समझ में नहीं आता। तब वो सोचता है कि एक अमीर आदमी कैसे लड़ता है। भेड़िए का एक पंजा जमीन पर पड़ता है। उसके नुकीले पंजे साफ दिखाई देते हैं। हमले की तैयारी करते हुए रेडहेड का सामना एक भेड़िए से होता है। वो भेड़िया उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो अपना लकड़ी का हथियार उठाता है। फिर वो विद प्राणियों के खिलाफ लड़ाई के लिए खुद को तैयार करता है। उसके चेहरे पर मुस्कान है। वो भेड़ियों पर हमला करने के लिए हथियार ऊंचा उठाता है। फिर वो हथियार को जमीन पर पटकता है और पूरे समूह की रक्षा के लिए एक अवरोध बना देता है। जमीन से स्टूडेंट्स के सामने चट्टान का एक बैरियर बनना शुरू होता है। बैरियर भेड़ियों से टकराता है। इससे वे स्टूडेंट्स के ग्रुप से दूर हट जाते हैं। वो अपने क्लासमेट्स पर चिल्लाता है। वो सबको आदेश देता है कि अब मॉन्स्टर्स पर हमला करो। तभी उनमें से एक आदमी उन जीवों की ओर हवा का तेज झोंका छोड़ता है। इसके तुरंत बाद दूसरा क्लासमेट भी टारगेट पर पानी की बौछार करता है। बैरियर पार करते हुए दोनों हमलावर जंगल के एक भेड़िए पर सीधा हमला करते हैं।
वे काम आपस में बांट लेते हैं। साथ ही वे खुद को बचाते हुए मॉन्स्टर्स पर हमला भी करते हैं। लड़ाई देखकर वो आखिरकार समझ जाता है कि एक जादूगर इसी तरह लड़ता है। मॉन्स्टर्स को देखकर रेडहेड को एहसास होता है कि उनकी संख्या ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा है। अचानक एक हमला बैरियर तोड़ देता है। फिर वो सीधे एक स्टूडेंट से टकराता है। बहुत दूर फेंके जाने के कारण वह युवक उस शक्तिशाली अचानक हमले से खुद का बचाव नहीं कर पाता। तभी लड़की के पीछे एक भेड़िया आ जाता है। वो पूरी तरह जम जाती है। परेशान होकर रेडहेड खतरनाक स्थिति को देखता है। फिर वो वापस लड़ाई की ओर मुड़ जाता है। लड़की के सामने एक बड़ा भेड़िया आ जाता है। वो आने वाले हमले की तैयारी कर रहा है। चट्टानों से कूदकर भेड़िया गुस्से में स्टूडेंट पर झपटता है। खतरा देखकर वो अपने क्लासमेट को बचाने के लिए आग का जादू तैयार करता है। वो जादू करता है और भेड़िए पर वार करता है। फिर लड़की को हमले से दूर खींच लेता है। सिर पर चोट लगते ही भेड़िया पूरी तरह जमीन पर गिर जाता है। वो उस वार से हार जाता है। वो लड़की को अपने पीछे खींच लेता है। फिर आगे बढ़कर उसे खतरे से बचाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देती है। वो कहता है कि लड़ाई खत्म हो गई है। भेड़ियों को हराने के बाद ग्रुप को आखिरकार शांति का एक पल मिलता है। जैसे ही रात होती है, वे सभी जंगल में कैंप फायर के चारों ओर आराम करते हैं। रेडहेड कहता है कि वो एक महान लड़ाई को करीब से देखने के लिए भाग्यशाली है। उन्होंने जवाब दिया कि ये डिफेंसिव मैजिक का एक शानदार कॉम्बिनेशन था। तारीफ मिलने पर रेडहेड ही कमेंट से थोड़ा शर्मिंदा दिखता है। फिर वो सोचता है कि उसे ऐसी व्यक्तिगत शक्ति चाहिए जो उनकी सामूहिक सोच की शक्ति से भी बढ़कर हो। वो सोचता है कि क्या उसे हमेशा की तरह ट्रेनिंग करते रहना चाहिए। वो जंगल में बैठा है। तभी लड़की उसे बुलाती है और उसके पास आ जाती है। मुस्कुराते हुए वो उसे 2 मग देती है ताकि वे बात कर सकें। वो कहती है कि सुरक्षा की जरूरत उसी को थी। वो उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देता है। फिर वो उसके इस्तेमाल किए गए डिफेंसिव मैजिक की ताकत में फर्क के बारे में पूछता है। भेड़िए के हमले को याद करके वो जादू के बारे में पूछताछ जारी रखता है। रेडहेड बताता है कि जादू करने वाले के जितना करीब कोई होगा, जादू उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। वो उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि आम लोग ऐसे ही होते हैं और जादू को नहीं समझते। फिर लड़की बताती है कि जादू आखिरकार प्रकृति में लौट जाता है। वो कहती है कि ये उतनी ही दूर तक जाता है जितनी दूर तक सुनने की क्षमता पहुंचती है। एक्सप्लेनेशन के बाद वो आखिरकार समझ जाता है। अब उसे जादू इस्तेमाल करने के पीछे का लॉजिक साफ दिखता है। उनका मानना है कि अगर फॉर्मूला और मन एक ही हैं, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मग से पीते हुए वो सोचता है कि क्या इसका असर बढ़ाने का कोई तरीका है। लड़की हंसते हुए कहती है कि शायद उसने ड्रिंक थोड़ी ज्यादा गाढ़ी बना दी। वो बस मुस्कुराता है और जादुई शक्ति के बारे में सोचता रहता है। उस पल उसकी नजर किसी चीज पर टिक जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई नया आइडिया मिल गया हो। ड्रिंक को देखकर वो कहता है कि आखिरकार उसे समझ आ गया है कि उसे क्या करना है। वो सोच में डूबा हुआ है। लड़की उसका नाम पुकारती है। उसे उसकी थोड़ी चिंता हो रही है। मग को देखते हुए वो सोचता है कि कंटेनर को भरने वाली पावर कैसे बढ़ाई जाए। फिर वो सोचता है कि क्या ये आइडिया की तलवार जैसा नहीं है। इस बीच एक आदमी सर्विलांस स्पेल के जरिए ग्रुप पर नजर रखता है। वो चाबुक पकड़े हुए मशहूर एल्ड्रिड परिवार के माहौल पर कमेंट करते हैं। वो मैजिक सर्कल पर कदम रखता है। ऐसा लगता है कि वो किसी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। वो गंभीर नजर से देखते हैं। फिर कहते हैं कि वो चाहते हैं वो व्यक्ति अब पीछे रहे और चुप रहे। उसके पास एक बहुत बड़ा साया जैसा जीव प्रकट होता है। वो उसके ऑर्डर का इंतजार कर रहा होता है। एक कैंप साइट पर एक टीचर उन स्टूडेंट्स के ग्रुप को देखता है जिन्होंने टेस्ट छोड़ दिया है। डरे और हारे हुए स्टूडेंट्स एक साथ जमा हो गए। वे नतीजे का इंतजार कर रहे थे। वो बताती हैं कि ड्रॉप आउट रेट जितना कम था, क्लास उतनी ही शानदार थी। तभी एक और महिला आती है। वो कहती है कि अब स्विच करने का समय हो गया है। इंस्ट्रक्टर ने अपना परिचय इसाबेल नाम की टीचर के रूप में दिया। नई लड़की को देखकर स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि क्या वो डेस्टिनी की इसाबेल है। एक स्पेल को देखकर वो कमेंट करती है। वो कहती है कि स्टूडेंट्स इसी तरह टेस्ट दे रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रतिद्वंदी का ग्रुप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उनके मुताबिक पहली क्लास से यही उम्मीद थी।
जंगल के दूसरे हिस्से में एक स्टूडेंट बैठा हुआ पढ़ रहा है। वो एक हारे हुए जीव के ऊपर बैठा है। ऑस्कर के बारे में पूछने पर दूसरे टीचर बताते हैं कि उसके ग्रुप का सिग्नल गायब हो गया है। लोकेशन देखकर उसे अजीब लगा। वे कुछ देर पहले ही वहां थे। जंगल में लौटने के बाद उनका ग्रुप आग के चारों ओर आराम करता है। टीम के दूसरे सदस्य भी खाली समय का फायदा उठाकर आराम करते हैं। उनमें से एक लड़का उठता है। फिर वो जंगल के पास अपनी छड़ी से प्रैक्टिस करने लगता है। हीरो अपने हाथ में मग पकड़े रहता है। वो सोच में डूबा हुआ कैंपफायर को देखता रहता है। कीवर्ड को याद करते हुए वो सोचता है कि तलवारबाज उस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिर वो सोचता है कि क्या वो अपने माना का इस्तेमाल करके भी ऐसा कर सकता है। अचानक उसे शोर सुनाई देता है। वह चौंक कर जंगल की ओर देखने लगता है। उसके दो क्लासमेट जंगल से बाहर भागते हैं। वे सबको भागने के लिए चिल्लाते हैं। फिर रेडहेड पूछता है कि क्या लड़ाई के लिए और कमजोर लोग आ रहे हैं। अचानक पूरे ग्रुप के सामने आग का एक बड़ा खंभा फूट पड़ता है। धमाका देखकर रेडहेड सोच में पड़ जाता है कि अभी क्या हुआ। जैसे ही आग बुझती है, अंधेरे से एक आकृति बाहर आने लगती है। एक बहुत बड़े जीव का पंजा अपने तेज नाखूनों के साथ जंगल की जमीन पर उतरता है। परछाई से एक बड़ा ड्रैगन बाहर आता है। वो स्टूडेंट्स के पूरे ग्रुप के सामने खड़ा हो जाता है। उसका रूप देखकर छात्र हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि क्या ये सच में ड्रैगन है। वो जीव अपना मुंह खोलता है। वो ऐसी दहाड़ता है कि वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। रेडहेड कहती है कि ऐसी जगह पर ड्रैगन का होना नामुमकिन है। जब वो ध्यान से देखती है तो उसे एहसास होता है कोई उनके ग्रुप को टारगेट कर रहा है। हताश होकर स्टूडेंट्स रेडहेड से उस कागज का इस्तेमाल करने को कहते हैं, लेकिन वो कागज वो पहले ही फाड़ चुका था। लड़की अब भी सदमे में होती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसे इस स्थिति पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो हाथ में हथियार लेकर कहता है कि लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो सच में ड्रैगन से लड़ना चाहता है। उसके क्लासमेट्स कहते हैं कि उसके डिफेंसिव मैजिक की मदद से वे हमलों का सामना कर सकते हैं। फिर उसे एहसास होता है कि अगर वे विरोध करेंगे तो टीचरों को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह ग्रुप की रक्षा के लिए अपना लकड़ी का हथियार ऊंचा उठाता है। हथियार को जमीन पर पटक कर वो एक अर्थ स्पिरिट शील्ड बुलाता है। एक बड़ी पत्थर की दीवार खड़ी हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ खुद को बचाने के लिए बनती है। उसके क्लासमेट्स चिल्लाकर पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। वो उन्हें पीछे छोड़ देता है। फिर वो चिल्लाता है कि वो बच जाएगा। वो कहता है कि वो अकेला होने पर भी बच जाएगा। उन्हें यकीन नहीं हुआ। तभी लड़कों को उसकी बात याद आई कि वो सबकी रक्षा करेगा। उनमें से एक कहता है कि भागने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ड्रैगन की नजर उन पर है। अपना स्टाफ पकड़कर वो तैयार हो जाती है। वो कहती है कि उन्हें जीने के लिए लड़ना होगा। एक जादुई घेरे से वो ड्रैगन की ओर पृथ्वी मंत्र छोड़ती है। हमले के बाद स्टूडेंट्स धुआं देखते हैं। वे सोचते हैं कि क्या वे उसी से टकराए थे। जब वो धुएं से बाहर निकलता है तब साफ लगता है कि उस वार से ड्रैगन को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक स्टूडेंट कहता है कि ये काम नहीं किया। उसके अनुसार वजह यह थी कि ये एडवांस्ड मैजिक नहीं था। फिर वो चिल्लाकर कहती है कि वो मॉन्स्टर्स का ध्यान खींचेगी। वो ऑस्कर को भागने के लिए कहती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो पलटकर हीरो की तरफ देखती है और जवाब का इंतजार करती है। वो सीरियस होकर उसे घूरता है। ऐसा लगता है कि उसके मन में कोई प्लान है। इसके बाद ड्रैगन डरे हुए स्टूडेंट्स पर दो एनर्जी ब्लास्ट करता है। हताश होकर उनमें से एक चिल्लाता है कि वो मरना नहीं चाहता। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ड्रैगन अपना मुंह खोलता है। वो एक नए और शक्तिशाली हमले की तैयारी शुरू कर देता है। फिर वो लड़की की तरफ मुड़ता है। लड़की उसके रवैये से कंफ्यूज होकर उसे देखती है। उसे एहसास होता है कि ड्रैगन आसपास के एनवायरनमेंट से माना एब्जॉर्ब कर रहा है। वो सोचता है कि अपनी ताकत के बावजूद यही इस मॉन्स्टर की एकमात्र काबिलियत है। वो अपनी शक्ति को एक जगह इकट्ठा करता है। फिर वो अपनी नई क्षमता का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। वो अपना खंजर चलाते हुए कहता है कि वो टेस्ट करेगा कि उनमें से कौन बेहतर है। ड्रैगन का सामना करते हुए वो उसके जोरदार हमले के लिए तैयार हो जाता है।
वो अपनी पावर को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है, फिर एक नई एबिलिटी इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। अपना हमला शुरू करते हुए ड्रैगन एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है। एक बैरियर के पीछे दूसरे स्टूडेंट्स डर के मारे ये सीन देख रहे हैं। वो लड़की को अपने शरीर से ढक लेता है, फिर उसे आने वाले खतरे से दूर खींच लेता है। एक जोरदार वार के साथ वो राक्षस पर एनर्जी का एक पिलर दागता है। ड्रैगन के मुंह पर वार होते ही मॉन्स्टर का हमला रुक जाता है। बहुत जोरदार वार से ड्रैगन का शरीर आर पार हो जाता है। इससे उसे भारी नुकसान होता है। पीछे फेंके जाने पर ड्रैगन गिर जाता है। बाकी लोग ये सीन देखते रहते हैं। जमीन पर लड़की पूरी तरह हैरान होकर लड़ाई का नतीजा देख रही है। वो खुले मैदान में खड़ा है। वह अपने हमले के नतीजे को गंभीरता से देखता है। जगह बदलते ही सीन अंधेरी और तारों भरी रात के आसमान पर फोकस करता है। हार देखकर वो आदमी मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि एक फ्रेशमैन का उसके चिमेरा को हराना मजाक है। वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि उस लड़ाई में कैसी ताकत का इस्तेमाल किया गया था। पीछे मुड़कर वो देखता है। फिर वो सोचता है कि क्या किसी ने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली थी। वो नफरत भरी नजरों से देखता है। वो कसम खाता है कि वो उस लड़के को खत्म कर देगा। फिर वो कहता है कि ऐसी बैक पावर सिर्फ अमीर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जंगल में हीरो अपनी बड़ी लड़ाई का नतीजा देखता है। उसके चेहरे पर मुस्कान है। वो खुश है कि उसका नया प्लान काम कर गया। अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी नई काबिलियत सच में काम कर गई। फिर वे सोचते हैं कि ये ऐसी थ्योरी है जिसे सिर्फ कोई पुराना तलवारबाज ही बना सकता था। जमीन पर पड़ा ड्रैगन वार के बाद पूरी तरह हारा हुआ लगता है। स्टूडेंट्स देखते रहते हैं। वे सोचते हैं कि क्या वे आखिरकार उस जीव को हरा पाए हैं। एक बैरियर के पीछे वे ये सीन देख रहे हैं। वे अभी भी थोड़े डरे हुए हैं। अपनी दीवार के पीछे लाल बालों वाला लड़का कहता है कि पूरी स्थिति मजेदार है। लड़की को एहसास होता है कि एक आम आदमी ने उसकी रक्षा की। ये बात उसे पूरी तरह चुप कर देती है। अपनी छड़ी पकड़े हुए वो सोचती है कि वो किस तरह की शक्ति थी। अचानक उसके पैर जवाब दे गए। उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। उसका नाम चिल्लाते हुए वो उसे गिरते हुए देखती है। फिर वह उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है। जमीन पर बैठा वो कहता है कि वो ठीक है, वो बस थोड़ा थका हुआ है। फिर वो सोचता है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। उसी समय उसके शरीर में दर्द उठने लगता है। अचानक ग्रुप को एक आवाज सुनाई देती है और वे जंगल की तरफ देखने लगते हैं। चौंक कर लड़की सोचती है कि क्या कोई और उन पर हमला करने आ रहा है। जंगल के बीच से एक विशाल पत्थर की आकृति निकलकर ग्रुप के सामने आ जाती है। प्रोफेसर बताती हैं कि तभी उन्हें टेलीपोर्ट के निशान मिले थे। उसी की जांच करने वे वहां आई थीं। मुस्कुराते हुए वो स्टूडेंट से पूछती है कि क्या वे सब ठीक हैं। अभी भी सदमे में सभी छात्र प्रोफेसर को घूर रहे हैं। वे पूरी तरह अवाक हैं। फिर वो मालिक का नाम चिल्लाता है। उसे जंगल में देखकर वो हैरान हो जाता है। उसका शरीर थक चुका है। अब वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता। जमीन पर गिरते ही वो अपने क्लासमेट्स के सामने पूरी तरह टूट जाता है। हारे हुए ड्रैगन को देखकर वो उसके पास जाती है। वो उसके शरीर का एनालिसिस करना चाहती है। फिर वो कहती है कि जब वे वापस आएंगे तब वो सबकी कहानी सुनेगी। उसे बेहोश देखकर स्टूडेंट्स उसे जगाने के लिए इकट्ठा हो गए। दूर खड़ा लाल बालों वाला लड़का ये सीन देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि वहां क्या हुआ था। एक चट्टान पर चढ़कर प्रोफेसर क्षितिज की ओर देखते हैं। फिर वे उस घटना के बारे में सोचते हैं। जैसे ही सूरज उगता है प्रोफेसर क्षितिज की ओर देखते हैं। रात खत्म हो जाती है। एकेडमी में वापस सीन में इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग दिखाई देती है। डायरेक्टर के ऑफिस में वो जादूगर से हाल की घटनाओं के बारे में बात करता है। डायरेक्टर कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि एकेडमी में ऐसा कुछ हुआ। रिपोर्ट सुनते हुए वो डायरेक्टर के सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो उनके शब्दों का इंतजार करता है। डायरेक्टर उदास होकर बताता है कि एकेडमी में विलन घुस चुके हैं। डायरेक्टर की बात सुनकर वो इस खुलासे से हैरान रह जाता है। डायरेक्टर उनकी तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि हमले से बच निकलकर उन्होंने अच्छा किया। फिर वो कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने और मजबूत बनने का फैसला किया। युवक की बात सुनकर डायरेक्टर सिचुएशन को लेकर
कुछ देर सोच में पड़ जाता है। वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है कि उसे उसे एक बहुत बुरी बात बतानी है। बाहर दूसरे छात्र अंदर के खतरे से अनजान हैं। वे बेफिक्र होकर मजे कर रहे हैं। डायरेक्टर उसका नाम लेकर उसे खबर देने की तैयारी करता है। फिर वो उसे बताता है कि उसे अकादमी छोड़ देनी चाहिए। वो ये भी कहता है कि उसे बिना जादू के जीना चाहिए। ऑर्डर सुनकर वो हैरान होकर डायरेक्टर को घूरने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना है। अपने अतीत को याद करते हुए वही नाइट के रूप में अपने पुराने टाइटल के बारे में सोचता है। फिर वो सोचता है कि क्या अब उसे बिना जादू के जिंदगी जीनी पड़ेगी। गंभीर नजर के साथ वे अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करते रहते हैं। एक आदमी उसे बताया करता था कि जादू ही सब कुछ नहीं है, जीवन में और भी खुशियां होती हैं। फिर वो अपनी तलवार से ट्रेनिंग करता है। वो सोचता है कि उसे इसे यूं ही नहीं फेंकना चाहिए। अपने दोस्तों को याद करके उसे लड़ते रहने की नई इच्छा शक्ति मिलती है। गंभीर चेहरे के साथ वो कहता है कि नहीं, वो ये आदेश स्वीकार नहीं कर सकता। ऑफिस में बैठा वो पक्के इरादे के साथ डायरेक्टर का सामना करता है। फिर वो चिल्लाता है कि इतनी दूर आने के बाद वो हार नहीं मान सकता। रिएक्शन देखकर डायरेक्टर हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि उसने क्या कहा था। वे मुस्कुराकर कहते हैं कि वो डायरेक्टर की चिंता की सराहना करते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर टारगेट अकादमी के अंदर है तो उनके पास एक आइडिया है। डायरेक्टर उत्सुकता से उस नौजवान से उसके बड़े आइडिया के बारे में पूछता है। वो छाती फुलाकर कहता है कि वो दुश्मनों के लिए चारे का काम करेगा। बोल्ड प्लान सुनकर डायरेक्टर हैरान रह जाता है। वो उस नौजवान की हिम्मत देखकर चकित है। फिर वो पूछता है कि क्या लड़के को इस प्रोसेस में मरने का डर नहीं है। मुस्कुराते हुए वो जवाब देता है कि उसका पकड़े जाने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद डायरेक्टर हंसने लगते हैं। स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस देखकर वे हैरान रह जाते हैं। वे जोर से हंसते हैं। उन्हें उस नौजवान का रवैया बहुत पसंद आता है। फिर वो कहते हैं कि उस मामले में वो उनके संकल्प के साथ खड़े रहेंगे। वो अपना हाथ बढ़ाता है। वो उसके साथ डील पक्की करने के लिए तैयार हो जाता है। वो चेहरे पर मुस्कान के साथ डायरेक्टर से हाथ मिलाता है। फिर वो डील पक्की करता है। डायरेक्टर कहते हैं कि लड़ाई से पहले उन्हें एक नया स्टाफ चाहिए। कंफ्यूज होकर वह अपने उस हथियार को देखता है जिसका इस्तेमाल उसने पिछली लड़ाई में किया था। तभी वो देखता है कि स्टाफ टूट चुका है। अब वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। सीन फिर लाइब्रेरी में शिफ्ट होता है। वहां वो जगह दिखाई जाती है जहां वे ट्रेनिंग लेंगे। वहां डायरेक्टर उसे उसके मिशन में इस्तेमाल करने के लिए एक नया स्टाफ देते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि ये स्टाफ शुरुआती लोगों के लिए है, लेकिन फिलहाल ये उनके लिए बिल्कुल सही है। फिर वो पूछता है कि क्या उसकी काबिलियत का इस्तेमाल करने के लिए सच में एक स्टाफ जरूरी है। वो बताता है दैट उंगली से लिखना मुश्किल है। वो ये भी कहता है कि यही बात जादू पर भी लागू होती है। वो कहती है कि अगर माना स्याही है तो स्टाफ लिखने का टूल है। फिर उसे वो समय याद आता है जब वो दूसरे स्टूडेंट के स्टाफ की तारीफ करता था। अपने टूटे हुए हथियार को देखकर वो सोचता है कि आखिर क्या हुआ होगा। फिर वो सोचता है कि क्या स्टाफ उसके रिफाइंड माना को संभाल नहीं पाएगा। लड़की के बुलाने पर वो मुड़कर देखता है। वो देखता है कि लड़की उसके साथ इंतजार कर रही है। वो मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है। उसे अपने साथ देखकर वो खुश होती है। वो अपने कामों से उसकी छुट्टी के दिन में रुकावट डालने के लिए माफी मांगता है। वो अपनी छाती पर हाथ रखकर उससे कहती है कि वो बस जाकर स्टाफ खरीद लें। दुकान को देखकर वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वहां बिक्री के लिए अलग अलग तरह का सामान रखा था। दुकानदार कहता है कि उसे अपने स्टोर में मौजूद चीजों के बड़े कलेक्शन पर गर्व है। एक दुर्लभ चीज दिखाते हुए एक आदमी स्टाफ के रत्नों की क्वालिटी की तारीफ करता है। उसके बगल में बैठी लड़की उस चीज की कीमत देखकर चौंक जाती है। कीमत देखकर वो चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि स्टाफ की कीमत 1 मिलियन कॉइन है। दुकानदारों से बचते हुए वे कई अलग अलग दुकानों से गुजरे। दूसरी दुकान में वे एक डरावने दिखने वाले तहखाने से भागते हैं। काफी खोजबीन के बाद वे शहर के बीचों बीच एक प्लाजा में आराम करते हैं। वो एक बेंच पर बैठा होता है। वो कहता है कि वो उन महंगे स्टाफ का खर्च नहीं उठा सकता। फिर वो बताती हैं कि कई जादूगर रईस होते हैं, इसलिए वे दिखावे पर ध्यान देते हैं। वो कहता है कि वो अकेले ही खोज करेगा, इससे उसका और समय बर्बाद नहीं होगा। परेशान होकर वो चिल्लाती है
कि वो आखिर तक उसके साथ रहेगी। तभी उन्हें एक दुकान दिखती है। उसके सामने स्टाफ का साइन लगा होता है। जगह को देखकर वो कहती है कि ऐसा लगता है वहां स्टाफ भी बिकते हैं। फिर एक आदमी उन्हें चेतावनी देता है कि वे किसी भी हालत में उस दुकान में न जाएं। एक और युवक बताता है कि वहां का विक्रेता लोगों पर चीजें खरीदने का दबाव डालता है। साइन को देखकर वो उन चीजों के बारे में सोचने लगता है जिन्हें लोग नहीं चाहते। चेतावनी से घबराकर वो दुकानदार की आस्तीन खींच लेती है। फिर वो उससे विनती करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस जगह पर न जाए। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वो दरवाजा खोलता है। फिर दुकान के अंदर जाने का फैसला करता है। फिर वो कहता है कि अगर दुकान इतनी खराब होती तो अब तक बंद हो चुकी होती। उस जगह में घुसते ही वो खुद को अंधेरे और बेहद धूल भरे माहौल में पाता है। उसके पीछे लड़की देख रही होती है। उसे डर है कि उन्हें आगे क्या मिलेगा। फिर वो एक काउंटर के पास जाता है। वहां रखी बिक्री की चीजों को ध्यान से देखता है। तभी एक आदमी पूछता है कि वो कस्टमर है या सिर्फ देख रहा है। दुकानदार एक स्टूल पर बैठा लकड़ी पर नक्काशी कर रहा है। वो डरावना लग रहा है। फिर वो कहता है कि इतने सारे स्टाफ की वजह से वो नौजवान उसकी दुकान तक आ गया। हीरो बस उस आदमी को घूरता रहता है। वो कोई रिएक्शन नहीं देता। अचानक दुकानदार की नजर बदल जाती है। लगता है उसने कुछ नोटिस कर लिया है। वो उस युवक की ओर इशारा करता है। ऐसा लगता है कि उसने कुछ बहुत अजीब देखा है। गुस्से में चिल्लाते हुए वो उसकी तरफ चाकू फेंकता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। फिर वो कहता है कि उसे कुछ भी बेचने का कोई इरादा नहीं है। वो युवक की ओर इशारा करके चिल्लाता है। वो कहता है कि उसके पास तलवारबाजों को बेचने के लिए कोई लाठी नहीं है। उसकी बातें सुनकर वो दुकानदार के रिएक्शन से हैरान रह जाता है। डरी हुई वो कहती है कि उसे पहले से पता था कि वो जगह खतरनाक है। वो कहती है कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। वो उसके सुझाव को ठुकरा देता है। वो कहता है कि वो यहीं से एक स्टाफ खरीदेगा। मुस्कुराते हुए वो कहते हैं कि इस दुकानदार ने सच में उनकी दिलचस्पी जगा दी है। हैरान होकर लड़की पूछती है कि क्या वो सच में उस दुकान से कोई स्टाफ चुनने जा रहा है। फिर वो दुकानदार की ओर मुड़कर पूछता है कि ये देखकर उसे क्या लगा। युवक को करीब से देखने के बाद दुकानदार उसका बारीकी से विश्लेषण करने लगता है। वो युवक के कपड़े पहनने के तरीके और उसके व्यवहार को ध्यान से देखता है। अपने हाथों को ध्यान से देखते हुए दुकानदार जरूरी सुराग ढूंढता रहता है। वे ये भी देखते हैं कि लड़का चलते समय जमीन पर कैसे पैर रखता है। लड़के की ओर इशारा करते हुए वे कहते हैं कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत हल्का है। एक नाइट के रूप में अपना अतीत याद करते हुए वो दुकानदार को बिना कुछ कहे घूरता रहता है। लड़की कहती है कि ऑस्कर असली तलवारबाज नहीं है। फिर वो सोचता है कि उसे उम्मीद नहीं थी दुकानदार उसे इतनी जल्दी एनालाइज कर लेगा। दुकान में खड़े होकर वह उत्सुक दुकानदार को सच बताने का फैसला करता है। पता चलता है कि उसने 6 महीने पहले जादू सीखना शुरू किया था। ये सुनकर वह आदमी हैरान रह जाता है। मुस्कुराते हुए लड़की कहती है कि वो मैजिक एकेडमी का स्टूडेंट है। दुकानदार सोचते हुए पूछता है कि वो नया स्टाफ क्यों ढूंढ रहा है। फिर वो बताता है कि जो डंडा वो इस्तेमाल कर रहा था वो एक लड़ाई में टूट गया था। टूटा हुआ हथियार देते हुए वो दुकानदार को स्टाफ की हालत दिखाता है। चीज को एनालाइज करते हुए दुकानदार कहता है कि अब ये पूरी तरह बेकार हो चुकी है। फिर वे बताते हैं कि अंदरूनी मैजिक सर्कल ज्यादा माना की वजह से नष्ट हो गया था। जब उसे बात समझ में नहीं आती तो वो पूछता है कि दुकानदार का क्या मतलब है। दुकानदार बताता है कि बड़ी छड़ें ज्यादा माना संभाल सकती हैं लेकिन उनका इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। टूटे हुए डंडे को पकड़े हुए वह बिगिनर कहता है कि इसका आकार ज्यादा आसान है। अपने टीचरों को याद करते हुए वो कहते हैं कि उनके विचार बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़े हैं। फिर वो पूछता है कि दुकानदार को उसके लिए किस तरह का स्टाफ सही लगता है। दुकानदार जवाब देता है कि उसने अभी तक ये तय नहीं किया है। वो अभी नहीं जानता कि वो उसे बेचेगा या नहीं। दुकान से गुजरते हुए वह उस जवान आदमी के पास पहुंचता है। वह आदमी उसे कंफ्यूज होकर घूरता रहता है। फिर वो उसे चुनौती देता है। वो कहता है कि वो पूरी दुकान में सबसे अच्छा स्टाफ चुने। शेल्फ की ओर इशारा करते हुए वो कहता है कि अगर वो पसंद से खुश होगा तो वो इसे बेच देगा। ऑप्शन देखकर वो एनालाइज करना शुरू करता है
कि उसे कौन सा स्टाफ चुनना चाहिए। उसके पीछे लड़की और दुकानदार उसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फिर वो कहती है कि किसी स्टाफ की वैल्यू उसके मटेरियल से तय होती है। अचानक वो अपना हाथ बढ़ाता है। उसे एक डंडे में कुछ महसूस होता है। वो सोचती है कि क्या ये हैगेनोम लकड़ी से बना कोई दुर्लभ डंडा हो सकता है। आइटम देखकर वो हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि उनमें से एक भी 1 साल की लग्जरी के बराबर है। उम्मीद भरी नजरों से वो चाहता है कि ऑस्कर उस स्टाफ पर ध्यान दे। फिर वो मुड़ता है, जैसे उसे किसी जादुई मौजूदगी का एहसास हुआ हो। एक साधारण सी छड़ी पकड़े हुए वो कहता है कि उसने आखिरकार तय कर लिया है कि उसे कौन सी छड़ी लेनी है। फिर वो लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाते हुए कहता है कि वो इसे ले लेगा। लड़की और दुकानदार उसकी अजीब पसंद से हैरान रह जाते हैं। वे उसे घूरने लगते हैं। फिर वो चिल्लाकर कहती है कि दुकान में दूसरा स्टाफ सबसे महंगा है। फिर वो बताता है कि उससे महंगा स्टाफ ढूंढने के लिए नहीं कहा गया था, उसे अच्छा स्टाफ ढूंढने के लिए कहा गया था। दुकानदार ने गंभीर होकर पूछा कि उसने वही डंडा क्यों चुना। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि ये बस एक एहसास था, स्टाफ को ये अच्छा लगा। फिर वो स्टाफ से दुकानदार को छूता है। दुकानदार उसे नफरत से देखता है। हाथ में डंडा लेकर वो कहता है कि चीज टूटी नहीं है। उन्होंने बात यहीं खत्म की। उन्होंने कहा कि अपना सामान खोना सबसे डरावनी बात होती है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि ये अपने यूजर के लिए एक अच्छा स्टाफ है। दुकानदार उसे घूरता है। उसकी सटीक एनालिसिस देखकर वो हैरान रह जाता है। अचानक वो आदमी मुड़ता है। फिर वो हैरानी से उसकी ओर देखता है। फिर वो पूछता है कि क्या दुकानदार उसे उसकी चुनी हुई छड़ी बेचेगा। दुकानदार बताता है कि ये डंडा उसके बेटे के लिए बहुत पहले बनाया गया था। कंफ्यूज होकर वो पूछता है कि अगर ये बेचने के लिए नहीं है तो स्टाफ दुकान में क्यों है। फिर वो कहता है कि स्टाफ टूटने से पहले उसका मालिक टूट गया था। काउंटर पर रखी एक फोटो में दुकानदार अपने छोटे बेटे के बगल में खड़ा है। डंडा पकड़े हुए वो कहता है कि इस चीज को अच्छा नहीं कहा जा सकता। वो पीठ घुमाता है। ऐसा लगता है कि वो उन दोनों को अपनी अंधेरी दुकान से बाहर निकाल रहा है। वो कहता है कि ये शर्म की बात है, लेकिन लड़की उसे दिलासा देती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। अचानक दुकानदार पूछता है कि अब वे कहाँ जा रहे हैं। जब उसे बात समझ में नहीं आती तो वो उस आदमी की ओर मुड़ता है। उसके सवाल से कंफ्यूज होकर दुकानदार उसे इंतजार करने के लिए कहता है। वो बताता है कि वो एक ऐसा डंडा लाने जा रहा है जो उसे सूट करेगा। खबर सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और जश्न मनाते हैं। राहत महसूस करते हुए वो कहती है कि वो बहुत घबरा गई थी। तब वो माफी मांगता है। अचानक दुकान का दरवाजा खुलता है और एक नई परछाई दिखाई देती है। वो वही आदमी था जिसने जंगल में उन पर हमला किया था। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो हैरान होकर पूछता है कि वे वहां क्या कर रहे हैं। जब दोनों को कुछ समझ नहीं आता तो वे बस उस आदमी को देखते रहते हैं। उसका रूप देखकर वे हैरान रह जाते हैं। वो आदमी अपना चाबुक पकड़े हुए ग्रुप को खतरनाक नजरों से घूर रहा है, बड़ी बड़ी आंखों के साथ। हीरो को एहसास होता है कि वे कितने बड़े खतरे में हैं। फिर लड़की पूछती है कि क्या प्रोफेसर भी दुकान पर छड़ी खरीदने आया था। वो हाँ कहता है, लेकिन वहां आने का अपना असली इरादा छिपा लेता है। तभी दुकानदार प्रोफेसर को पुकारता है। ऐसा लगता है कि वो उन्हें पहले से जानता है। प्रोफेसर कहते हैं कि वो व्यस्त लग रहे हैं। इसके बाद वे अलविदा कहकर दुकान से चले जाते हैं। दुकान से निकलकर वो सड़क पर चलने लगता है। वो स्टूडेंट्स के ग्रुप से दूर चला जाता है। फिर वो कहती है कि वो तो पहले ही जा चुका है। वो सोचती है कि वो क्या चाहता था। दुकानदार कहता है कि वो पहले की तरह ही बेचैन है। उसके अनुसार वो उस आदमी के प्रति नफरत भी दिखा रहा है। उसे एक नया स्टाफ देते हुए वो कहता है कि ये उसका नया बैटल पार्टनर होगा। वो हैरानी से उस डंडे को घूरता है। वो सोचता है कि ये किस तरह का हथियार है। इस लकड़ी के डंडे के ऊपरी सिरे पर कुल्हाड़ी का ब्लेड लगा है। दुकानदार ने बताया कि यह डंडा एक मशहूर पेड़ से बना था। यह पेड़ कभी नहीं मरता। वो बहुत दूर एक आइलैंड पर है। पेड़ के पत्ते चमकते रहते हैं। उसकी छतरी हमेशा हरी और जीवंत बनी रहती है। उस पेड़ से छड़ी निकालने वाली लड़की बहुत कीमती खजाना है। दुकानदार मुस्कुराकर कहता है कि वो सही कह रही है, ये चीज बहुत मजबूत है। फिर भी हैरान होकर वो कहती है कि
ऐसा स्टाफ महंगा होगा। जब दुकानदार वापस आया तो उसने बताया कि वो डंडा उसके बेटे के लिए था। पीठ फेर कर वो कहता है कि उसके बेटे की छड़ी की तरह ये भी बिक्री के लिए नहीं है। एक बेंच पर बैठकर वो चिल्लाता है कि अब वो कोई और छड़ी नहीं बेचेगा। फिर वो बताता है कि उसके लिए कोई दूसरी वैन शॉप सही नहीं है। डंडा पकड़े हुए वो दुकानदार का तोहफा लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए सारे सपोर्ट और समझ के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। इसके बाद दुकानदार उसे जल्दी कराता है। वो कहता है कि उसे तुरंत नया कपड़ा ट्राई कर लेना चाहिए। वो हथियार पकड़ता है। वो अपने नए इक्विपमेंट की पावर टेस्ट करने की तैयारी करता है। अपनी आंखें बंद करके वो ध्यान लगाना शुरू कर देता है। वो अपना जादू इस्तेमाल करना चाहता है। वो अपनी एनर्जी को चैनल करता है। फिर वो पूरे स्टाफ को अपने नीले माना से ढक देता है। दुकानदार उसे गंभीरता और हल्के आश्चर्य से देखता है। फिर वो कहता है कि ये अजीब लग रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो सालों से इसका इस्तेमाल कर रहा हो। दुकानदार उन पर चिल्लाता है। वह उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो ग्राहकों को नहीं खोना चाहता। प्रोफेसर को याद करते हुए वो मुड़ता है। फिर वो उस आदमी से एक सवाल पूछने का फैसला करता है। फिर वो पूछता है कि क्या प्रोफेसर एमिन इस दुकान पर रेगुलर आते हैं। एकेडमी में वापस आने के बाद स्टूडेंट्स अगले लेसन के लिए क्लासरूम में इकट्ठा होते हैं। एक स्टूडेंट इशारा करके कहता है कि ये वही ग्रुप है जो कब्रिस्तान गया था। उन्होंने कहा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रुप उस घटना से सही सलामत वापस आ गया। उनमें से एक बताता है कि लेविन ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। उसने दूसरों को पीछे छोड़ दिया था। अचानक प्रोफेसर अपना कोड़ा चलाता है। पूरी क्लास चौंक जाती है। वो गुस्से में उन स्टूडेंट्स पर चिल्लाता है। वे बात करने के लिए माफी मांगते हैं। इसके बाद प्रोफेसर हीरो को घूरता है। हीरो अपनी सीट से चुपचाप उसे देखता रहता है। वो बस प्रोफेसर को घूरता रहता है। उनकी नजर का उस पर कोई असर नहीं होता। दुकानदार ने बताया कि ईमोन उसके बेटे की टीम का कैप्टन था। वे ये भी कहते हैं कि जब उनके बेटे की मौत हुई तब प्रोफेसर युद्ध के मैदान में थे। फ्लैशबैक में प्रोफेसर दुकान के दरवाजे पर खड़े दिखाई देते हैं। वो दुकानदार से बात कर रहे होते हैं। उन्होंने बात खत्म करते हुए कहा कि स्टाफ को वापस लाने वाला ईमोन ही था। टूटी हुई छड़ी पकड़े हुए वो दुकानदार की कहानी सुनता रहता है। हैरान लड़की कहती है कि उसे प्रोफेसर की पिछली कहानी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने उस युवक की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर हमेशा अपने बेटे के प्रति दयालु रहे थे। कहानी सुनकर वह उस आदमी को बहुत गंभीर भाव से देखता है। वो डंडा पकड़े हुए कहते हैं कि इस हथियार का इस्तेमाल युद्ध में बहुत ज्यादा हुआ था। फिर वे कहते हैं कि उनका बेटा जरूर एक बहुत बढ़िया जादूगर रहा होगा। एनालिसिस से हैरान होकर दुकानदार पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला। क्लास को याद करके वो बैठ जाता है। वो असली अपराधी का पर्दाफाश करने के लिए तैयार है। उन्हें याद आता है कि ट्रेनिंग वाले दिन प्रोफेसर अमेन इंस्ट्रक्टर्स में से एक थे। वो नफरत भरी नजरों से कहता है कि उसके शक में कोई गलती नहीं है। फिर वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि हमले का मास्टरमाइंड प्रोफेसर ही है। वो सोचता है कि ये उसका मौका है क्योंकि प्रोफेसर कुछ नहीं कर सकता। दृढ़ निश्चय के साथ वो कहता है कि इस बार पहला वार वही करेगा। एक अंधेरे कमरे में प्रोफेसर एक रहस्यमयी चीज से बात करता है। संस्था कहती है कि वो युद्ध के मैदान में दिखाए गए उसके पराक्रम की सराहना करती है। प्रोफेसर जवाब देते हैं कि उन्हें अच्छी तरह पता है उनसे क्या उम्मीदें रखी गई हैं। ये वे समझते हैं। फिर वो आदमी पूछता है कि क्या उसे स्कूल युद्ध से भी ज्यादा धोखेबाज लगा। वो नहीं में जवाब देता है। इस सवाल से वो थोड़ा असहज लगता है। इसके बाद वे बिना किसी देरी के मिलिट्री नतीजे हासिल करने का वादा करते हैं। बातचीत के बाद वो कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर जाते हुए वो मिशन के बारे में सोचता रहता है। कमरे के बीच में खड़ा वह हाल की घटनाओं पर विचार करता है। एकेडमी में वापस आने पर सीन में इंस्टीट्यूशन की शानदार बिल्डिंग दिखाई देती है। डायरेक्टर पूछता है कि क्या ट्रेनिंग के दौरान इमोन ने उस पर हमला किया था। उनका कहना है कि प्रोफेसर के खिलाफ लगे आरोपों पर यकीन करना उनके लिए मुश्किल है। डायरेक्टर बताते हैं कि प्रोफेसर एक बहादुर आदमी थे। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली थी। हीरो कहता है कि फिर भी उसे यकीन है कि वो गलत नहीं है। डायरेक्टर का कहना है कि अगर वो ऐसा दावा कर रहे हैं तो ये सच ही होगा, लेकिन उसे सबूत चाहिए।
वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो इसी वजह से वहां है। प्लान से हैरान होकर डायरेक्टर स्ट्रैटेजी की हर डिटेल ध्यान से सुनता है। उनका कहना है कि ट्रेनिंग की तरह प्रोफेसर फिर से हमला करेंगे। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर मौका मिला तो दुश्मन बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करेगा। प्लान सुनकर डायरेक्टर अगले कदम के बारे में सोचने लगता है। फिर वो बताता है कि इंपीरियल प्रिंसेस के लिए एक एस्कॉर्ट मिशन है। एरियल को एकेडमी की पहली क्लास में एडमिशन लेना था, लेकिन एक स्पेल के साइड इफेक्ट्स की वजह से उसे अपना एडमिशन टालना पड़ा। प्रोफेसर रूथ बताते हैं कि इसी वजह से उनका एनरोलमेंट पोस्टपोन कर दिया गया था। गंभीर नजर से वो कहती हैं कि उन्हें राजधानी जाकर महारानी का स्वागत करना चाहिए। फिर प्रोफेसर बताते हैं कि ये मिशन उन सभी को दिया जाएगा। एक छात्रा किताब पढ़ते हुए मिशन में बहुत दिलचस्पी लेती दिखती है। हीरो का दुश्मन भी निर्देशों को बहुत ध्यान और गंभीरता से सुनता है। फिर वो सोचता है कि ये इमोन के लिए उस पर हमला करने का एकदम सही मौका है। प्रोफेसर क्लास की तरफ मुड़ते हैं। वे पूछते हैं कि क्या किसी का कोई सवाल है। उसी समय विरोधी अपना हाथ उठाता है। वो बोलने के लिए तैयार प्रोफेसर को बुलाता है। गंभीर नजर से वह नए क्लास मेंबर की ताकत के बारे में पूछता है। वो पूछते हैं कि क्या वो ये मान लें कि उनमें उनसे मुकाबला करने लायक ताकत है। सवाल सुनकर वह अपने दुश्मन को पूरे यकीन के साथ देखता है। प्रोफेसर कहते हैं कि ट्रेनिंग को देखते हुए वो पहले ही उन सभी से आगे निकल चुका है। ये सुनकर वो प्रोफेसर को घूरता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने क्या सुना। एक महिला स्टूडेंट किताब पढ़ रही थी। ये खबर सुनकर वो भी हैरान दिखी। फिर वो कहता है कि जिस आदमी को वो जानता था वो बस ठीक ठाक था, उसमें कोई ताकत नहीं थी। प्रोटेगोनिस्ट बस गुस्से भरी बातें सुनता रहता है और कोई रिएक्शन नहीं देता। प्रोफेसर बताते हैं कि फिर भी कई बड़े लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उनका कहना है कि उनके ग्रेड अच्छे थे, फिर भी उन्हें ये सिचुएशन समझ नहीं आ रही है। गुस्से से भरे चेहरे के साथ वो कहता है कि उसे ये सब समझ में नहीं आ रहा। हीरो को देखकर वो उसे सबके सामने लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। फिर वो लड़के से मांग करता है कि वो एक जादूगर के रूप में अपनी पूरी शक्ति दिखाएं। प्रोफेसर स्टूडेंट के रवैये से थके हुए लगते हैं, लेकिन वो लड़ाई में दखल नहीं देते। फिर वो सोचती है कि हालात जैसे हैं, उन्हें देखकर उसे मिशन के भविष्य की चिंता हो रही है। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुकाबले में हारने वाले को हटा दिया जाएगा। वो अपने दुश्मन को घूरता है, फिर चैलेंज स्वीकार कर लेता है। ये देखकर दूसरा लड़का हैरान रह जाता है। एक अखाड़े में दोनों अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। वे मुकाबला शुरू होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी लाठी पकड़े हुए वो सोच रहा था कि ये सब कैसे हो गया। अचानक उसे कुछ नजर आता है। वह चौंक कर अपने विरोधी की तरफ देखता है। दुश्मन अपनी छड़ी उठाता है। फिर वो बर्फ का जादू करने लगता है। उसके चारों ओर कई जादुई बर्फ के गोले दिखाई देते हैं। वो हैरानी से उसे देखता है। दुश्मन चिल्लाते हुए उसे आने वाले हमले के लिए तैयार रहने को कहता है। फिर वो सोचता है कि उसे किसी भी हालत में मिशन से हटाया नहीं जा सकता। वो अपनी लाठी को कसकर पकड़ता है। वो आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो गंभीर नजर से ध्यान लगाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वो अपने प्रतिद्वंदी जान गिलोटिस की चुनौती स्वीकार करते हैं।